स्वागत है मित्रों, कॉमिक्स एंड यूके एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं होली काउ एंटरटेनमेंट के सीईओ श्री विवेक गोयल जी, जिनके बारे में ज्यादा कुछ न जानते हुए इतना ही कहना काफी होगा, इनकी पहचान रावणायन से बनी है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार विवेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस बेहतर। काफी एक्चुअली ये मेरा हिंदी का पहला इंटरव्यू है, सो मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है कि इस सवाल का हिंदी में अप्रोप्रिएटली कैसे जवाब देते हैं। नॉट अ बट प्रॉब्लम सर, आप बेहतर जैसे बोल कर रहा हूँ। सकें। वी आर हैप्पी टू हियर यू। तो आई एम फीलिंग जैसे गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। थैंक्स फॉर थैंक यू। आस्किंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सो विवेक जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे हमको पता है कि होली का वो एंटरटेनमेंट के बारे में हमको बाद में पता चला और पहले रावणायन के बारे में पता चला। तो जी। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कॉमिक्स में कैसे आपका आना हुआ, हिंदी और इंग्लिश कॉमिक्स का आपका कैसा मतलब एक्सपोजर रहा, और कैसे आप रावणायन तक पहुंचे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ, आई होप बिल्कुल। मैं यू डोंट माइंड। श्योर श्योर आई जस्ट कंपाइल ऑल द आंसर्स इनटू वन। मैं राइट राइट। सबको सारे जवाबों का एक संयुक्त संस्करण निकाल के आपको दे देता हूँ। तो तो हुआ ऐसा। एक्चुअली ये अपना मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। जी ये कहना मेरे लिए जरूरी इसके लिए भी है क्योंकि मैं हिंदी कॉमिक्स पढ़ते हुए बड़ा हुआ और नॉर्दर्न बेल्ट पूरी हिंदी कॉमिक्स की है। आज से 40 साल पहले हिंदी कॉमिक्स राज करती थी वहां पे। आज भी हिंदी कॉमिक्स का ही दबदबा है। यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये हिंदी कॉमिक बेल्ट है। मेरे इंग्लिश कॉमिक के रीडर्स भी वहां हैं, लेकिन आज भी हिंदी कॉमिक बेल्ट वो डोमिनेट करती है वो रीजन को। तो मैं लखनऊ का पला बड़ा हूँ, बेसिकली मैं वहां पैदा हुआ और उसके बाद मेरा बचपन बेसिकली गुजरा नंदन, नन्हे सम्राट, अच्छा। चंपक, इस चित्र भारती, इस तरह की बहुत पुरानी मैगजीन्स जो आती थी, चंदा मामा टाइप की। क्योंकि देखिए मैं बहुत प्राचीन आदमी हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ एक्चुअली। मैं 80s का हूँ और उस समय हमारे घर में टीवी तक नहीं था। टीवी मेरे सामने आया है, तो जी जो मोड ऑफ था मोस्टली वो कॉमिक्स था। और मेरे साथ ये था कि मुझे कॉमिक्स ने बचपन से ही, मतलब मुझे एक्चुअली याद नहीं मैंने अपनी पहली कॉमिक कब पढ़ी होगी। शायद 2 या 3 साल से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। और लेकिन आगे जाके एक चीज मैंने नोटिस करी कि मुझे शुरू से ही ऐसी बुक्स, ऐसी पुस्तकें जो है प्रभावित करती रही हैं जिसमें चित्र होते हैं। बिना चित्रों वाली पुस्तक मैं पढ़ नहीं सकता, जिनको नॉवेल्स कहते हैं आप नो। मुझे इमेजेस चाहिए, मुझे पिक्चर्स चाहिए, मुझे स्टोरी टेलिंग अपने सामने चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब मुझे काफी लुभाता रहा। इसी के मद्देनजर मैंने कॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट करी। और मेरे जमाने में इंग्लिश कॉमिक नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अगर जी होता भी था तो वो मुंबई और मुंबई से लेके साउथ की जो लाइन है उसमें होता था। बिकॉज मेरे टाइम पे शायद टिंकल मैगजीन थी, शायद अमर चित्र कथा थी उस समय। जी और जी। जी, और उनका बिजनेस उस टाइम पे एकदम बूम पे था। मतलब 80s टू 90s की अगर बात करूं, इतना ज्यादा बूम पे था कि वो रीजनल लैंग्वेज तक में छापते थे। मतलब टिंकल की ये एडिशन जो बंगाल जा रही है वो बंगाली में आएगी, जो यूपी साइड, बिहार साइड जा रही है वो जी इंग्लिश, हिंदी में आएगी। जो महाराष्ट्र तक आ रही है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, और साउथ में जो आ रही है मेजर उनका इंग्लिश का स्टॉक जाता था। तो ये सब कॉमिक्स पढ़ते हुए मेरा बचपन बीता। आई थिंक समवेयर अराउंड 90s मेरा परिचय राज कॉमिक्स से हुआ। और तब तक चित्र कथाओं से मैं परिचित था। लेकिन सुपर हीरोज मेरी जिंदगी में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये आपका और मेरा सबका, हम सबका बचपन है। और इसे कहते हुए मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है, बिकॉज राज कॉमिक्स ने मेरी जिंदगी में अलग अलग जगहों पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो उनसे मेरा, उनके जरिए सुपर हीरो से मेरा परिचय हुआ। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, भेड़िया, ये सब पढ़ते पढ़ते बड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे दूसरे वेंचर्स में गया। तुलसी कॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट करी, मनोज कॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट करी, अंगारा का फैन बन गया, इस तरह से। बट जैसे कि हम सबकी जिंदगी में होता है, एक ना एक टाइम पे एक ब्रेक आ जाता है। जी या तो वो एक दबाव वाला ब्रेक होता है माता पिता के उससे, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादातर माता पिताओं को अपने बच्चों को कॉमिक लेके देने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर माता पिताओं को, जी। ठीक है ना। हम साले पढ़ते नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे मेरे केस में यही था, मैं पढ़ता नहीं था, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कभी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो लेकिन परफेक्ट। फिर भी
कैसे न कैसे करके मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता था। दोस्त यार सब किस दिन काम आते थे। तो और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि ड्राइंग हेरिडिटरी है मेरे अंदर। मेरी मदर भी एक आर्टिस्ट हैं हाँ। और उनकी मेरे अंदर ड्राइंग आई। मैं बचपन से ही ड्राइंग करता आ रहा हूँ। तो ये समझिए कि कॉमिक बुक का प्यार और ड्राइंग, ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी मेरी लाइफ में। इनका मिलन होना था लेकिन काफी आगे। तो ये जी चलती चली चली, फिर मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे। और जैसे कि हमारे 80% रीडर्स हैं, ठीक है, मेरा भी कॉमिक कलेक्शन कबाड़ी को बेच दिया गया पूरा का पूरा। और इस तरह से बेचा गया कि मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई और मैं खुद लेके जाके उसको बेच कर आया। जी और 2 दिन बाद ही मैं डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि एकदम से ऐसा लगा कि क्या हो गया है, और वो किताबें दोबारा कभी नहीं मिली। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में मन लगाया अपना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। मैंने फाइन आर्ट्स किया है ये अपना सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से, मुंबई का काफी प्रख्यात जी जी कॉलेज है। तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया, आज से समझ लीजिए एक 22-23 साल पहले, तब इंडिया में गौथम कॉमिक्स आनी स्टार्ट हुई। तो ओके कॉमिक्स का ये हो गया था, उनका जो पेनिट्रेशन था लोकल व्हीलर्स तक, इतना जबरदस्त उन्होंने कर लिया था, हर जगह मिल रहा था। तो 19-20 साल की उम्र में मेरा परिचय हुआ डीसी और मार्वल से। ओके लोकल कंटेंट में पढ़ रहा था। उसके बाद एक लेवल अब मुझे डीसी और मार्वल मिलने लगा, जी काफी अच्छे। मैंने देखा, अरे यार ये तो एक अलग ही यूनिवर्स है, ये मार्वल है, ये डीसी है, सुपरमैन है, बैटमैन है, जो सिर्फ सुना सुना था, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश कॉमिक्स नहीं आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और मुंबई में इंग्लिश कॉमिक्स थोड़ी बहुत आती थी, जो डॉक से 1-2 बॉक्स उतारते समय किसी ने पार कर लिया, किसी ने चोरी कर ली, रिटेलर्स को बेच दिया, सिंगल इश्यूज कभी कभार आपको मिल जाया करते थे। कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं, कोई सीरीज पूरा नहीं, कोई आर्क पूरा नहीं, तो वो ले लेके लोग जमा करते थे। तो इस तरह से मेरा परिचय उनसे हुआ और पूरे आर्क कंप्लीट होने लगे। और फिर क्या होता है, जो मैंने कहानियां बचपन में पढ़ी थी, बाल भारती, चित्र भारती, नंदन, नन्हे सम्राट, वो बच्चों की कहानियां, वो पढ़ते हुए हम बड़े हुए। अब बड़े हो गए, तो अब जब वापस उन किताबों पर जाने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं लगा कि वी हैव आउटग्रोन दो स्टोरीज। एग्जैक्टली अब हमें और मैच्योर कंटेंट की जरूरत है, Correct. जो कि मुझे डीसी और मार्वल में मिला। राज कॉमिक्स के साथ ये था कि मैं राज कॉमिक्स मैंने 2000 में वापस पढ़नी स्टार्ट करी। एक 10-11 साल का गैप हो चुका था, पूरी उतनी इकट्ठी करी मैंने और वापस से पढ़ना स्टार्ट किया। और मैंने नोटिस किया कि वो समय के साथ बदलते रहे। बिल्कुल। तो मुझे बचपन में भी अपील करती रही। मतलब अगर मैं किसी किताब का उदाहरण दूं, तो अनुपम सर की एक किताब है सुपर कमांडो ध्रुव की, जिसका नाम है ग्रैंड मास्टर रोबो जी। वो टाइम से बहुत आगे की किताब थी साहब, बहुत आगे की किताब थी, 15 साल आगे की किताब थी। उड़न तश्तरी के बंधक, ग्रैंड मास्टर रोबो, लाजवाब कहानियां, लाजवाब का कहर, तो वो उस समय मुझे एक्साइटेड कर गई और आज भी मैं उनसे रिलेट कर पाता हूं। एग्जैक्टली अनुपम सर का जादू है ये। सो राज भी रिलेट कर पा रहा था, आज भी रिलेट कर पा रहा हूं। बस आज डीसी और मार्वल का इन्फ्लुएंस कहीं ज्यादा बढ़ गया है जी। सो इसके बाद फाइन आर्ट्स के बाद मुझे जाना था एडवर्टाइजिंग में। मैंने कुछ समय एडवर्टाइजिंग में काम किया, लेकिन एडवर्टाइजिंग में काम करने में पैसा काफी था, इन्फ्लुएंस काफी था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरे अंदर का आर्टिस्ट जो है वो बाहर आने लगा। और एक अंदर से एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक डिससेटिस्फैक्शन टाइप से मुझे लगा, बिकॉज वहां आपको पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वहां लिटरली आपसे बोला जाता है कि आपको ये बनाना है, ये बनाना है और ये बनाना है। You're not supposed to use your own mind. You're supposed to do what you are told to. जो आपसे कहा जा रहा है करिए, आपको भरपेट पैसा देंगे। This is creative dissatisfaction, I can say. Exactly. So वो भी अपनी जगह सही है, वो मार्केट वैसा ही है। लेकिन क्या, जब तक आप धक्के नहीं खाते हो, जब तक आप in order to take मैं इसको कैसे समझाऊं, एक सही रोड पकड़ने के लिए आपको एक गलत टर्न लेना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि वो लेने के बाद आपको 2 गलत टर्न और लेने पड़ेंगे मेन रोड पे वापस आने के लिए। एग्जैक्टली तो अनिवार्य है, ये जरूरी है। बहुत वो गलत टर्न लेके मुझे गलतियां कर करके पता चलता गया कि ओके ये तो नहीं करना है, अच्छा ये भी नहीं करना है, ओके नेक्स्ट वो भी नहीं करना है, अच्छा अब ये करना है। ओके। तो जो जिस तरह से डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता रहा,
अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने का वो चीज आती रही। तो धीरे धीरे मैं और कॉमिक्स भी पढ़ता रहा। बस एक दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो दो रोड पैरेलल चल रही थी, एक आर्टिस्ट की और एक कॉमिक बुक रीडर की। बस एक दिन वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गए और एक धमाका हुआ। मैं कॉमिक पढ़ रहा था, ठीक है, मैं उसका नाम कभी नहीं भूल सकता, बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है, द लेट माइकल टर्नर। उनकी सीरीज है फैथम। मैं फैथम का एक इशू पढ़ रहा था और एकदम से मुझे मेरा यूरेका मोमेंट हुआ। मुझे लगा यार ये तो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो बेसिक नॉलेज मुझे है, मैंने फाइन आर्ट्स किया है, मैं अपने टूल्स से अवगत हूँ कि मुझे कौन से टूल्स यूज करने हैं, एग्जैक्टली करनी है और इस मार्केट को समझना है। बस वो दिन है, मेरा फ्रीलांस करियर स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे करके मैंने अमर चित्रकथा में ट्राई किया। राज कॉमिक्स में मैंने 4-6 महीना इंकिंग करी और पेंसिल्स भी ट्राई किए काफी। धप्पा पे आपने इंकिंग किया, मुझे पता है। धप्पा और 13वां दिन किताब थी जिसमें मैंने आदिल खान पठान की पेंसिल्स पे इंकिंग किया था और धप्पा मैंने इंकिंग की थी। तो ये दो किताबें मैंने करी थी ऑलमोस्ट। और उसके बाद मुझे बनना तो पेंसिलर था, लेकिन बोलते हैं ना कि एक तकदीर ऐसे मोड़ लेती है जो आपको कुछ और बेटर, किस्मत ने आपके लिए कुछ बेटर प्लान किया होता है। मैं गया, विवेक मोहन जी जो हैं वहां पर एडिटोरियल संभालते हैं राज कॉमिक्स में, उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आओ हमारे साथ काम करो और हमारे पास एक टाइटल है, हम तुमको एक बुक दे देते हैं। मैं खुशी खुशी चला गया एकदम, अरे वाह मेरे नाम पे एक टाइटल आएगा, मैं कॉमिक ड्रॉ करूंगा। वहां गया तो किसी कारणवश वो टाइटल चला गया था। ओके विवेक जी ने बोला कि अब क्या करे बेटा, बुक अभी पेंसिलिंग का काम तो गया। मैं बोला सर मैं क्या करूं, मैं तो ट्रेन का टिकट कटा के आया हूं, मैं तो 2 महीने यहाँ पर हूँ। तो बोले इंकिंग है अगर करना चाहते हो। मैं बोला सर मुझे पेंसिलर बनना है, आप मुझे इंकर कहाँ बना रहे हैं। तो बोले देख लो बेटा। मैंने देखना क्या था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं 2 महीना टाइम वेस्ट करता। मैंने सोचा चलो करते हैं इंकिंग, क्या दिक्कत है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। कॉमिक्स में काम तो कर रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बस सब कुछ साइड में रख के काम करना स्टार्ट किया। कोई डर नहीं था, बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज। एग्जैक्टली और उसके बाद आई गेव माई 100%। आदिल मेरे बाजू में बैठते थे और मैं उनके बाजू में बैठता था। मैंने 3 दिन प्रैक्टिस करी और चौथे दिन फाइनल पेज लेके बैठ गया, क्योंकि मैं पूरा दिन लगा रहता था। और तब मेरा इंकिंग करियर स्टार्ट हो गया। हाँ, लेकिन 6 महीना इंकिंग करने के बाद जब मैंने पेंसिलिंग वापस से स्टार्ट करी तो मेरी पेंसिल चेंज हो चुकी थी, क्योंकि इंकिंग जो था मेरे काम में डेप्थ लेकर आई। मेरे को लाइन आर्ट और कॉन्टोर्स, जो आउटलाइंस होती हैं, फिगर होता है, कहाँ वैल्यू लानी है, कहाँ वॉल्यूम लाना है, इंकिंग ने काफी उन चीजों को सुधार दिया था। मेरी पेंसिल बहुत बेहतर हो गई। तो आज मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उस समय मुझे पेंसिलिंग का काम नहीं मिला, मुझे इंकिंग का काम दिया गया और मैं इंकर से स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज उसके बाद मैं काफी बेहतर पेंसिलर बन पाया। ग्रेट। राज कॉमिक्स ने सुपर हीरोज से परिचय कराया, ये राज कॉमिक्स का सेकंड रोल था। क्या बात है। असली ब्रेक तो राज आरसी में ही मिला एज अ इंकर। और वहीं मैं वहीं ऑफिस में बैठ के काम करता था, संजय जी पीछे बैठते थे, मैं यहाँ बैठता था, ठीक है। तो आप जब एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपको उस बिजनेस के बारे में और आइडिया होने लगता है, आपको पता चलता है कि काम कैसे होता है, स्क्रिप्ट कैसे बनती है, फाइनल क्या होता है, कलर्स कैसे होते हैं। तो बस आप उन लोगों से घिरे रहते हो। जिस टाइप की पॉजिटिव एनर्जी में आप काम करते हो, इट टेक्स आउट द बेस्ट फ्रॉम इनसाइड यू। आप चाह के भी अपना सेकंड बेस्ट नहीं दे सकते हो। तो उसने काफी निखारा मुझे। और फिर मेरा मतलब जब किताबें प्रिंटिंग हो रही होती थी और नीचे कटिंग वटिंग हो रही होती थी, उनका काफी बड़ा ऑफिस टाइप से सेटअप है, तो मैं वहां जाके भी बैठता था। लोकल उनके जो जहाँ कटिंग होती है किताबें, जहाँ पेजेस का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब मुझे हर चीज में इंटरेस्ट था। देखता था कि कॉमिक का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्टेपलिंग कैसे हो रही है, बाइंडिंग कैसे हो रही है, हर चीज में जाके 1-2 घंटा बैठता था, बिकॉज मुझे सिर्फ घर सोने जाना होता, बाकी पूरा दिन मेरा आरसी के ऑफिस में गुजरता। तो जितना ज्ञान मैं वहां से अर्जित कर सकता था, जितना आरसी मेरे लिए एक आम था, मैंने और काफी मीठा आम निकला। सो ये था मेरा कॉमिक में का जर्नी। You have taken us for a joyride. It was really nice hearing you. मतलब आपका ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपने बताया, ये बहुत ही अच्छा था सुनने के लिए। मुझे एक चीज इसमें मिसिंग लगी
लाइक वी ऑलवेज हियर कि आपने शुरू में कहा था कि भाई पढ़ते नहीं हो तो माँ बाप बेच देते हैं कॉमिक्स उठा के, तो आप जब कॉमिक्स फील्ड में जब काम करने के लिए आपने सोचा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपने आपके फैमिली से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? घर वालों ने सपोर्ट किया, नहीं किया, समझाया, क्या किया? वेल मेरे घर वाले, फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरे घर वाले शुरू से ही काफी सपोर्टिव रहे हैं। ओके। मेरी ओनली चाइल्ड, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ओके, तो मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैं कुछ भी करूं। वो ही इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन। सो उनका बस ये था कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, ओके। कि कुछ भी कर सको दूसरा, ठीक है। और मेरी मदर को ये था कि भाई तुम जो तुमको पसंद है वो करो। लेकिन लेकिन दोनों के जहन में एक चीज थी कि तुमको ग्रेजुएशन कराए बिना छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे अगर तुमने ग्रेजुएशन नहीं किया। मैंने बोला ठीक है, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन करता हूँ। फिर जो ग्रेजुएशन मैंने करी, ऐसी ग्रेजुएशन करी कि मुझे डिस्टिंक्शन मिल गया। क्या बात? 70 से मैं पास हुआ। जो आदमी 50-55% से पास होता है वो 75% से पास हुआ, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता को प्रूव करना था कि मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा हूँ। मैंने कर दिखाया, मैंने पढ़ाई अच्छे से की, ताकि मैं जो भी फील्ड चुनूं उसमें उनका मुझे सपोर्ट मिले कि ओके बच्चा पढ़ने में अच्छा है, सिर्फ उसका मन नहीं करता पढ़ने को। देखिए, हमेशा दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जीनियस होते हैं, ठीक है, जिनको पता होता है उनको क्या करना है। yes. दूसरे वो होते हैं जूते खा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं जूते खाने वालों में से, जूते खा कर लेता था, लेकिन जब तक दो पीछे पढ़ते नहीं थे, रबड़ की चप्पल या का हैंगर हमारे टाइम पे जो आता था, तो मैं उस टाइप का स्टूडेंट था। पढ़ लिया, पढ़ाई खत्म हो गई, और फॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन भी फाइन आर्ट्स में करी। फिर तो जैसे जैसे मैं घुस रहा था, मैं जब फाइन आर्ट्स में गया तो मेरे माता पिता को ऑब्वियसली पता था कि लड़का आर्ट के फील्ड में ही जा रहा, तो उनको इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। और जब मैं फाइन आर्ट्स में घुसा तो एक तरह का कल्टीवेशन हुआ मेरा। मतलब मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था, जो रॉ मटेरियल था, वो फैक्ट्री में चला गया, ठीक है, सही बनने के लिए। बिकॉज जो अंदर मेरे अंदर जो प्रोसेस में चला गया, वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए आर्टिस्टिक कच्चापन था, वो प्रोसेस में चला गया। बिकॉज उस कॉलेज का काम, फाइन आर्ट्स का काम, आपके अंदर के आर्टिस्ट को इम्प्रूव करना ही होता है, आपको आपके से परिचय कराना होता है। तो वो पूरा हो गया, मेरे काम में फिनेस आने लगा धीरे धीरे धीरे, और कॉमिक्स के तरफ मेरा रुझान बढ़ने लग गया। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुझे एड एजेंसीज में काम करना था, तो वो मेरे पेरेंट्स को पता था। लेकिन उनका ये था कि भाई एक ही बच्चा है, अगर वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, उसे किसी और चीज में फोर्स करके हम क्या हासिल कर लेंगे। क्या हासिल कर। पेरेंट्स काफी एजुकेटेड हैं, काफी एजुकेटेड हैं। मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी ने जो है एमएससी किया हुआ है अपने टाइम पे, तो वो हिसाब से उनकी थिंकिंग काफी फॉरवर्ड थी। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि भाई तुम्हें कॉमिक्स में काम करना है, कॉमिक्स हमें दिखती तो है नहीं, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें वो है, कुछ है, तो 2-3 साल डिवोट कर दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 साल में कुछ बदल नहीं जाने वाला है। तो वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं अमर चित्रकथा गया, मैं राज कॉमिक्स में गया, फिर उसके बाद वहां से आया तो 2010 के आसपास, नहीं 2005 या 6 के आसपास एक नई कॉमिक बुक कंपनी आई थी इंडिया में, जिसका नाम था लेवल 10 कॉमिक्स। लेवल 10, यस। लेवल 10 में मैंने और मोहंती ने एक स्टोरी करी थी जिसका नाम था नॉर्दर्न सॉन्ग। तो मेरा एक्सपोजर, मेरा एक्सपीरियंस सब धीरे 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 बढ़ता गया, मार्केट में समझते गए क्या है क्या नहीं है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मिस्टर मोहंती से मुलाकात हुई, हम दोनों ने लेवल 10 में काम किया। 5 किताबें करी थी हमने टोटल, वॉल्यूम फ्रॉम वॉल्यूम 1 to 5। उसके बाद फिर हम दोनों ने रियलाइज किया कि हम दोनों ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, एज इन वी बोथ स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियाज। कि हमें ये नहीं था कि भाई शुरू से आखिर तक बस किसी पब्लिशर के लिए काम करना। वी वांटेड टू क्रिएट आवर ओन स्टफ एंड वी वांटेड टू हैंडल दैट स्टफ इन आवर ओन पर्टिकुलर वे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो ये आइडिया कब आया आपको कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है? ये रावणायन के टाइम पे आया कि उसके पहले ही आ चुका था ये आइडिया? आई थिंक ये वो वक्त था जब लेवल 10 में हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था। हमने 5-5 स्टोरीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो काम खत्म करके हमने पूरा किया। एंड ऑन वन फाइन डे आई वाज सिटिंग एट मोहंतीज होम इन दिल्ली, और मैंने बोला यार कुछ इंडिपेंडेंट करते हैं यार, मतलब जिसमें किसी और का इंटरफेरेंस ना हो, जिसको सिर्फ तुम और मैं हैंडल करें, हम दोनों बॉस हो और अपने हिसाब से स्टोरी को चलाएं। एंड ही वाज लाइक कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, किस पे काम करें। लेकिन तो हम दोनों के अंदर ही माइथोलॉजी को लेके कुछ एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो हमने डिसाइड किया कि हम किसी माइथोलॉजिकल विलेन का पक्ष रखते हैं और उसकी
यस, तो जो फाइनल डिसाइड हुआ वो ये हुआ कि चलो दुर्योधन की जीवनी पे काम करते हैं, लेकिन कॉमिक बुक फॉर्मेट। और एक दो दिन रिसर्च करने के बाद हमें एहसास हुआ कि भाई दुर्योधन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा रावण है एक्चुअली। ही इज द बिग बैडएस ऑफ, यू नो, ही इज द फादर ऑफ विलेनी। एंड हमने उसकी बैकड्रॉप, बैक स्टोरी भी पूरी अच्छे से समझी, तो उसमें हमें काफी मटेरियल मिला। बिकॉज यू नो, it's a very complicated story that Ravan has. First half of his life is completely positive and the second half is completely negative. Exactly. एक पॉइंट स्नैप हो गया। मुझे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है, यू नो, हीरो के पर्सपेक्टिव से हट के विलेन का पर्सपेक्टिव क्या है। यही मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा विवेक, बिकॉज आई एज अ रीडर, मुझे जब पहली बार जब रावणायन के बारे में पता चला था, एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि होली काउ है कि कौन सी कॉमिक कंपनी इसको पब्लिश कर रही है, क्योंकि बचपन में भी अगर आप देखो तो हम लोग नागराज की कॉमिक्स नागराज के नाम से खरीदते थे। उस समय राज कॉमिक्स ज्यादा दिमाग में नहीं चलती। तो जब मुझे रावणायन के बारे में पहली बार पता चला, एंड द फॉर्मेट एंड द सुपर एक्सीलेंट आर्ट वर्क एंड ऑल, जब मुझे दिखा तो पहला मेरा नोशन था, अरे यार फिर कोई आ गया इंडियन माइथोलॉजी को लेके बिगाड़ने के लिए। So without reading the content, I had this notion. Let me confess you. Okay. Thereafter, जब मैंने अपनी PhD शुरू की, so I started, you know, exploring more and more about Indian comics. I realized कि आज सिर्फ जो है Indian comics सिर्फ 80 के दशक में नहीं फंसा हुआ है, ये कहीं आगे निकल चुका है, and it has explored a lot of, you know, potential fields. तब मुझे पता चला कि होली का वो एंटरटेनमेंट जो है वो हमारे श्री विवेक गोयल जी का है, एंड वो कोई बाहर के नहीं है, ही इज आवर ओन चाइल्ड ऑफ इंडिया। तब मैंने जो है आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी आई बॉट रावणायन कि भाई एक बार पढ़ के तो देखते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई कि क्या है इसमें। एंड टू माय एक्सपेक्टेशन आई वुड टेल यू दैट द जस्टिफिकेशन यू गाइस हैव डन विद द ओवरऑल एपिक ऑफ रामायण, इसमें कहीं से भी किसी भी किरदार को जो है छोटा नहीं दिखाया गया है, किसी भी किरदार को जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये देखने का नजरिया जो आपने सतत तरीके से निभाया है इस पूरी कॉमिक्स में। ये संयुक्त संस्करण मैंने खरीदा था हिंदी में, क्योंकि मुझे हिंदी में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, मैं हिंदी रीडर, आई फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन वो पढ़ने के बाद जो मेरे अंदर जो जज्बा जगा, सो आई हैव बॉट द एंटायर अघोरी सीरीज। उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उसके बाद अगली सीरीज पढ़ने के लिए, और रोकना भी नहीं चाहिए। और आपकी हर कॉमिक्स, अघोरी 1 to अघोरी द लास्ट ऑफ एज ऑफ इमॉर्टल्स, वो लास्ट थी अघोरी की, हर कॉमिक्स में कुछ नयापन दिखने को मिला। चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो आर्ट वर्क हो, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस में डिफरेंट कलर्स के साथ आपने एक्सप्रेशंस दिखाए हो, ये अपने आप में एक, मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट और ऐसे एक्सपीरियंस के बीच में खो गया होली का पढ़ते हुए, दैट आई वाज टोटली श्योर एंड सर्टेन कि भाई फ्यूचर जो है राइट साइड में जा रहा है, ये राइट डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। सो हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट ओनली, यू नो, वाउचिंग फॉर होली का, आई हैव आल्सो रेड विद अ सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज लाइक आई हैव रेड अबाउट याली, आई हैव रेड बुलजाई, आई हैव रेड अदर कॉमिक्स एज वेल। बट ओवरऑल आई एम सेइंग दैट कि जो भी हमारे मित्र अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं, हमें ये तो सही है कि हम सभी अपने आप के अपने नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं, हम सभी जो है अपने पुराने किरदारों को वापस पढ़ना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस दौर से आगे भी एक दौर अभी निकल चुका है, इसको कहते हैं कि हम जो है टाइम ट्रेवल एक्चुअली कर चुके हैं, और बीच का जो टाइम है वो कहीं गैप हो गया हम लोगों के जीवन। तो कहीं हम लोग 80-90 के दशक में फंसे हुए हैं, और अचानक से हम लॉकडाउन कोरोना के बाद जो कॉमिक्स के साथ हम लोग का एक नए तरीके से उसका परिचय हो रहा है, और जो भी कॉमिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उस कॉमिक्स का जो कंटेंट है, जो पोटेंशियल है, वो मैं कह सकता हूं कि ये किसी भी तरह से भारतीय लेवल से होने के बावजूद ये किसी भी तरह इंटरनेशनल लेवल को ये टक्कर दे सकता है। इस लेवल तक हम लोग जा चुके हैं। और रही सवाल आपकी गोयल जी, तो मुझे पता है कि आपने शायद एक भी कॉमिक कॉन मिस नहीं किया, एंड टू योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यू हैव गॉन टू फार इन ऑर्डर टू, यू नो, सेल योर प्रोडक्ट्स। आप चले गए अपने रावणायन का सेट लेकर कोलंबो में बेचने के लिए, आप मलेशिया चले गए, आप सिंगापुर चले गए, और पता नहीं कहाँ कहाँ आपने जो है भारतीय कॉमिक्स का प्रचार प्रसार किया।
तो मुझे इसके कुछ अनुभव के बारे में बताइए, ये कॉमिक कॉन और इसके साथ आप क्या ये सीखते हैं, क्या अनुभव रहा? कॉमिक कॉन और होली काओ की जो जोड़ी है, ठीक है, वो लिटरली यू नो राम लक्ष्मण के जैसी है। अच्छा जी। एक सो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होली काओ, मैं आई विल वाउच फॉर होली काओ, मैं होली काओ की बात करूंगा और कॉमिक कॉन की बात करूंगा। शायद आपको पता होगा कि होली काओ की स्थापना, ठीक है, मई 2011 में हुई थी जी। हमने 10 साल किए हैं। और कॉमिक कॉन का पहला इवेंट फरवरी 2011 में हुआ। या तो ये है कि दोनों चीजों का उत्थान 2011 में ही हुआ था, एक ही साल में हुआ था। देखिए, मैं काफी रिलीजियस आदमी हूँ, ठीक है, और मैं इस बात में पूरा बिलीव करता हूँ कि अगर आप तन मन धन से अच्छे से लगे हुए हैं किसी जगह पर, और अगर आप किसी चीज को इफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, आप पूरी डेडिकेशन से पूरा अपने काम को कल्टीवेट आपको करना है, आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसमें लगे हुए हैं, तब भगवान आपको रास्ते दिखाता है, हिंट देता है, आइडिया देता है। आप उतने समझदार होने चाहिए कि आप उस हिंट को पकड़ो कि हाँ यार, मैं तो सही जगह जा रहा हूं। जिस साल मेरी कंपनी स्टार्ट हुई, ठीक है, अब इंडिया में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। मैं 10 जगहों पे भागा हूँगा, 10 बड़े बड़े या पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने अप्रोच किया, ठीक है, जितना उन्होंने 33-35% उनका परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता वो मांगा, वो दिया, एडिशनल 8 to 10,000 रुपीज दिए, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस कहते हैं, विच इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी कितनी बुक सेल हुई नहीं हुई, वो आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसे देने हैं। उसके ऊपर जितनी बेचेंगे उसका तो 35% रखेंगे वो भी देने के बावजूद दे वर कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड कि नहीं, कॉमिक्स कहाँ चल रही हैं आजकल, हम इसको नहीं रख सकते, अरे भाई, मैं आपको 35% दे रहा हूँ, 8,000 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस दे रहा हूँ जो मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन उनका फेथ, देखिए, जब आपका फेथ डगमगा जाता है तो फिर आप किसी और ही डायरेक्शन में जाते हो, फिर आप एक डिनायल वाली उसमें जीते हो। आपको क्या लगता है ये फेथ क्यों डेवलप किया होगा, कि उनकी ये सोच क्यों होगी कि इंडिया में अभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी जाती, कॉमिक्स नहीं चलती? हुआ ऐसा कि 90 से लेके 2000 के बीच में, ठीक है, कार्टून नेटवर्क जैसी चीजें टेलीविजन पर आई, इन्होंने मार्केट को पलट के रख दिया लिटरली। ये बात सब जानते हैं कि अच्छे से अच्छी 90 से लेके 2000 के बीच में आधे से ज्यादा हिंदी कॉमिक बुक पब्लिशर्स जो थे, उन्होंने शट शॉप कर दिया, सबकी दुकानें बंद हो गई। बचा हुआ जो सिर्फ था एक राज कॉमिक्स बस, बाकी पवन, राधा, नूतन, गोयल, तुलसी, मनोज सब बंद हो चुके जी, क्योंकि टेलीविजन आ गया था और कार्टून नेटवर्क आ गया था। बच्चे जो एंटरटेनमेंट के लिए कॉमिक्स पढ़ने जा रहे थे, अब उनको कार्टून्स मिल रहे थे, सुबह से रात तक मिल रहे थे। वो हमारे जैसे बच्चे नहीं थे जिनको संडे को एक दिन आधा घंटा हीमैन के लिए पूरा हफ्ता वेट, जो संडे को सुबह डकटेल्स और टेलस्पिन के आधे घंटे के 2 एपिसोड के लिए 6 दिन वेट करना पड़ता था। ये बच्चे वो थे जिनको रोज 24 घंटा टीवी पे कार्टून मिल सकती थी। फिर कोई रीडिंग क्यों करे जब उनको नई चीज मिल रही है एकदम। मुझे ऐसा लगता है कि केबल टीवी और कार्टून नेटवर्क और इन सब चीजों ने कॉमिक्स को पूरी तरह डुबो के रख दिया। 90 से 2000 का टाइम बहुत बुरा था कॉमिक्स के लिए, खास करके 2000 का टाइम। जैसे कॉमिक्स ने अपनी हिम्मत बांधे रही और वो रिलीज करते रहे, चलता रहा। उनकी रीडरशिप अच्छी बनी थी, उनके रीडर्स काफी लॉयल हैं, मैं खुद लेता रहा। समय बदला, समय की मांग बदली और वर्जिन कॉमिक्स इंडिया में आया। जी वर्जिन इंडिया में आया, वो डीसी मार्वल इंडिया में लेकर आए। एक लंबे गैप के बाद, मतलब एक 5-6 साल जहां पर कॉमिक्स लिटरली खत्म हो चुकी थी एकदम, सीधा अमेरिकन कॉमिक्स मंथली आपके पास आना शुरू हो गई। एक नए कॉमिक का कल्चर चल पड़ा और आपको पता चला कि अरे, ये जो हिंदुस्तान नामक कुआं है, इसके बाहर भी दुनिया है। मतलब सुपरमैन के 700 इशू आ चुके हैं, स्पाइडरमैन के 600 इशू आ चुके हैं, और हम कहाँ जी रहे हैं, ये हो क्या रहा है ये। तो वो चीज हुई, तो उसने रिवाइव किया। और जितने मतलब और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया
ये अपना वर्जिन वालों ने, कि उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो स्थापित किया बेंगलोर में, और उन्होंने जो है टैलेंट हंट स्टार्ट किया। इंडिया की गली आर्टिस्ट निकले, इंडिया की गली गली से राइटर्स निकले, और उनका हेड ऑफिस बैंगलोर में था, सब पूरा स्टूडियो बना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन निकल कर आया, और हमें मतलब हमने देखा यार कहाँ कहाँ टैलेंट छुपा हुआ है। उन्होंने टैलेंट निकाल के बाहर किया, सालों साल वो चली। उनके कुछ और मोडस ऑपरेंडी पता नहीं रहे होंगे, लेकिन 2000 के आसपास, 2002-2003 के आसपास आई थिंक वर्जिन कॉमिक्स इंडिया में आई थी, और 2010 या 11 के आसपास रैप अप हो गए। लेकिन जो उन्होंने किया वो उन्होंने डिजिटल कलरिंग इंडिया में वो कर दी, उन्होंने साइज चेंज कर दिया कॉमिक बुक्स का। कॉमिक बुक्स अब लंबे चौड़े की जगह, ठीक है, डीसी और मार्वल टाइप की। उनका जो नरेशन था, उनका जो स्टोरी टेलिंग था, बहुत मैच्योर लेवल पे था। उनका जो आउटपुट था, जो मतलब जैसे पहले 2 टोन में कलर, क्या नाम है, जो पेजेस कलर होते थे, और लिटरली लेटरिंग हाथ से लिखी जाती थी, कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, वो अब कंप्यूटर होने लग गया। कॉमिक्स प्रॉपर तरीके से बनने लग गई, और लोगों का ब्रेन ब्लास्ट हो गया कि ये हो क्या रहा है। तो इस तरह, तो अब वो बंद हो गया जब, तो सारे आर्टिस्ट और राइटर्स सब बिखर गए बेचारे। फिर धीरे धीरे तो उनके बंद होने से पहले लोगों ने देख लिया कि मार्केट कैसा है, ठीक है, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स ने कि मार्केट कैसा है, मार्केट में क्या चल सकता है। वर्जिन कॉमिक्स की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने माइथोलॉजी पे बहुत काम किया। तो काफी लोग ये समझ गए कि यार माइथोलॉजी जो है एक सेफ साइड है, इट्स लाइक अ सेफ बेट, इस पे तो हम काम कर सकते हैं, यू नो, हम कुछ ना कुछ। तो काफी नए पब्लिशर आए 2007 या 8 के आसपास, जो कंप्लीटली माइथोलॉजी बेस्ड थे जी। ओके, ऐसे एक मान पब्लिशर हैं जो खुद को, ठीक है, अपने खुद के कार्ड पे चीफ विजनरी कहते हैं। जो चीज लोगों को आपको कहनी चाहिए वो खुद को कहते हैं कि मैं चीफ विजनरी हूँ, मैं विजनरी हूँ। आई वोंट टेक हिज नेम, बट आई थिंक सब लोग जानते होंगे कि वो कौन है। उन्होंने अपना टोटल काम जो है माइथोलॉजी पे स्टार्ट कर दिया, ठीक, और वो इसी पे करते रहे। अच्छा, इससे ये हुआ कि हम भी प्रभावित हुए। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ठीक है, और ये चीज मन में कहीं थी। कमिंग बैक टू द मोहंती पार्ट, जब मोहंती से मिलने गया तो, और जब बात हुई, जब रावण की बात हुई और पूरा रिसर्च हुआ, तो फैसला ये हुआ कि हम रावण के ऊपर कहानी कहेंगे, ठीक है, और कितनी बड़ी होगी वो अभी हमें नहीं पता है। और हमारा आइडिया जो था, स्टैनली के बारे में आपने सुना होगा ये, कि स्टैनली और जैक कर्बी और जॉन बशिमा, ओके, जो लेजेंड्स थे, उनका काम करने का तरीका ये होता था कि स्टैनली एक रफ ड्राफ्ट लिख के देते थे, जॉन बशिमा और जैक कर्बी जो थे वो ड्रॉ करते थे पेजेस में, और फिर उसके बाद आर्ट के अनुसार स्टैनली फिर डायलॉग्स को बदल के उसको फिट करते थे। ओके, ये कुछ नया पता चला। हाँ जी, उस समय होता था कि आपको एक पेज में लिख के दे दिया गया है कि ये पेज में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आर्टिस्ट अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पैनल्स कितने साइज के हैं, कैसे दिखाना है, कौन सा एंगल लेना है, वो अपने हिसाब से बना के दे देता था। उसको देखने के बाद, आर्टवर्क को देखने के बाद, स्टैनली उसको रीराइट करते थे कि इस आर्ट के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये डायलॉग बेस्ट रहेगा। दैट इज वेरी फेमसली नोन एज द स्टैनली मेथड ऑफ मेकिंग कॉमिक बुक्स। हमने रावणायन के लिए वही यूज किया, क्योंकि मोहंती की पहली प्रॉपर राइटिंग गिग थी। मोहंती को आइडिया नहीं था कि भाई अभी कॉमिक बुक की स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, पेजिनेशन कैसे होता है, पेज ब्रेकडाउन कैसे होता है, पैनल ब्रेकडाउन कैसे होता है। मैं भी 5 किताबें बनाने में साहब कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं होता, ठीक है, और वो भी तब जब आपके जो एडिटर हैं लेवल 10 में बैठे हुए, ठीक है, वो भी आपकी उम्र के लड़के हैं। हम सब लड़के ही थे अपने अपने हिसाब से, ठीक है, ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, और मैं भी कौन सा बहुत एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो मोहंती ने बोला कि भाई मैं तुमको चैप्टर्स की स्टोरीज बताता रहूंगा, तुम उसके हिसाब से आर्टवर्क बनाते रहना, मैं उसके बाद उसको रीराइट करके कैप्शंस और बलून्स फिट करूंगा। और फिर हमने ये सोचा कि यार इसको किसी के पास लेके जाया जाए। लेवल 10 से बात करी, उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम कंटेंट तो पब्लिश कर देंगे, रिलेशन तो हमारे अच्छे ही थे उनके साथ। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भाई रावण की स्टोरी है, हमें थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, और लोग क्या कहेंगे, ये है वो है। हमने बोला यार ये अभी दिक्कत दे रहा है, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, उसके बाद हम अपने ही कंटेंट के स्लेव हो जाएंगे। तो ये तो कर सकते, अब क्या करें, कहानी तो कहनी थी, कैरेक्टर मन में बैठ चुका था। मैंने अपने घर पे बात करी, वो मेरी मम्मी थी जिन्होंने बोला तुम खुद अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट करते। ये उनके लिटरल वर्ड्स थे। उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या है,
तुम अपना काम खुद स्टार्ट करो। मैं बोला मैं कैसे करूं? उन्होंने बोला जैसे लोग धंधा करते हैं वैसे तुम बिजनेस करो, धंधा करो अपना। मैं कैसे करूं का क्या मतलब है? कैपिटल की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे फादर ने बोला, मेरे फादर ने मुझे ऑफर किया हेल्प करने। ओके, मैंने अपने फादर से कुछ पैसा लोन लिया और मतलब ऑब्वियसली यार जब आइडिया ही नहीं है कि आप ये करने वाले हो तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे? एग्जैक्टली। मेरी मम्मी करो, तुम अपना काम करो, जो होगा देखा जाएगा, शुरू करो, अपनी कंपनी फॉर्म करो, अपनी कंपनी के अंडर रावनारायण निकालो। बस फिर मोहंती को ये न्यूज दी, उसने बोला ठीक है फिर, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग अस। कंपनी इंकॉर्पोरेट करी मैंने मई में, और मोहंती वाज द वन हु केम अप विद द नेम होली काउ एंटरटेनमेंट। सो हमने होली काउ एंटरटेनमेंट के अंतर्गत अपनी कंपनी स्टार्ट करी। और एक्चुअली रावणायण हमारी पहली पब्लिकेशन नहीं थी, हमारी पहली पब्लिकेशन थी एक 64 पेज की ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफिक नॉवेल जिसका नाम था वेयर हाउस वॉल्यूम 1। ओके। जो कि इस समय आउट ऑफ स्टॉक है। ओके। आपने बात करी कि होली काउ की किताबों में आपको काफी वेरिएशंस मिले हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। हमने दुनिया भर के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं। वो इसके लिए क्योंकि देखिए मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, और मैंने जब अपना खुद का काम स्टार्ट किया, ओके, सो देयर वाज नो स्टॉपिंग मी। आई वाज लाइक स्लेज हैमर। मैं अगर मारूंगा तो मैं पूरी ताकत से मार दूंगा, क्योंकि ये मेरा है, फायदा मेरा, नुकसान मेरा है, इसमें किसी का कोई बांटा हुआ नहीं है। मैंने पूरी ताकत से हथौड़ा चलाया और मुझे जो करना था, मतलब मैं पागल हो गया। मैं बोला यार मुझे एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक करनी है, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट को एक्चुअली नोआर कहते हैं। मैं नोआर मीडियम से बहुत इंस्पायर्ड, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट जो है आपके अंदर के स्टोरी टेलर को एक अलग लेवल से बाहर निकालता है, बिकॉज आपको पता है आपके नरेशन में और किसी भी चीज में कलर डिपेंडेंसी नहीं होगी, जो है आपके ऊपर ही है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जितना अच्छे से नरेट कर सकते हो, समझ में आना चाहिए, उतना लोगों को करना है। इट ब्रिंग्स अप एन एडिशनल चैलेंज, और मैं चैलेंजेस के लिए पागल हूं। तो वेयर हाउस उस समय बन रही थी, हमने पहले वेयर हाउस निकाली, रावनारायण पे साइड बाय साइड काम हो रहा था। और क्योंकि ऑब्वियसली बजटिंग की प्रॉब्लम तो थी, पैसे कम, फादर ने पैसे दिए तो यार इतने ज्यादा भी नहीं थे वो। तो मैंने और मोहंती ने डिसाइड किया कि यार हम इसको है ना इमेज कॉमिक के फॉर्मेट में चलाएंगे। राइटर और आर्टिस्ट, ठीक है, राइटर और कंपनी दोनों 50-50 के हम लोग पार्टनरशिप में हैं। रावनारायण 50-50 पार्टनरशिप में, 50% ओनरशिप मोहंती के पास है और 50% होली काउ एंटरटेनमेंट। ये हमने इसके लिए किया क्योंकि मैं मोहंती को अपफ्रंट पे नहीं कर सकता था। तो हमने डिसाइड किया कि मैं पूरा पैसा लगा रहा हूं, ओके, मैं ड्रॉ करता हूं, तुम लिखो, मैं कलर में पैसा इन्वेस्ट करूंगा और तुम लेटरिंग कर देना। बन गई कॉमिक, उसके प्रिंट होनी है, ठीक है। तो हमने मल्टीपल जॉब्स किए रावनारायण का आर्ट राइटिंग मैंने की, राइटिंग मोहंती ने की, आर्टवर्क मैंने किया। कल ओके, अब जब मैं कर रहा हूँ, ओके, मैं होली काउ का चीपेस्ट आर्टिस्ट हूँ, आई डोंट पे माई सेल्फ आउट, मैं अपने आप को तो नहीं, ठीक है। आर्ट का पूरा पैसा बच गया, मोहंती ने लेटरिंग की, उसका पूरा पैसा बच गया, मेन पैसा वो कलरिंग में और प्रिंटिंग में लगा। तो रावनारायण नॉर्मली अगर कोई पब्लिशर बनाने की कोशिश करेगा, उससे आधे बजट में रावनारायण बन गई, जिसकी मध्य उसे बेच भी सस्ते में पाए, बिकॉज तब कॉमिक मार्केट ऐसा था कि भाई, तब क्या आज भी लोग, ठीक है, पर पेज टू प्राइस कैलकुलेट करते हैं, एक पेज पड़ा, तो ये मानसिकता आज भी है। तो उस दौरान 32 पेज की रावनारायण हमने 50 रुपए में बेची, जो कि एकदम अप्रोप्रिएट रेट था, बिल्कुल, क्योंकि हमें करना है ना। तो इस तरह से रावनारायण और होली काउ एंटरटेनमेंट की शुरुआत हुई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि बाय द टाइम वी वर एंडिंग रावनारायण, हम रावनारायण के मतलब फिनाले पर थे, मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद माइथोलॉजी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को टैग नहीं करना था कि भाई ये तो यार सिर्फ माइथोलॉजी में काम करते हैं। एग्जैक्टली। आप कितने भी री इंटरप्रिटेशन कर लीजिए, कितने भी पर्सपेक्टिव चेंज कर लीजिए, सीता के पर्सपेक्टिव से, विभीषण के पर्सपेक्टिव से, हनुमान के पर्सपेक्टिव से, कहानी तो सेम है, कहानी बनी बनाई है, वो आईपी तो पब्लिक सेक्टर में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने तो बनाया नहीं है, आप तो सिर्फ उसका डेरिवेटिव लेकर आ रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं। ओरिजिनल क्रिएटिविटी कि आप खुद नया कैरेक्टर पैदा करते हो और आप उस पे कहानियां कहते हो। और मुझे माइथोलॉजी वाला टैग नहीं चाहिए था, जो दूसरी कंपनियों के पास वो लग चुका था ऑलरेडी। तो रावनारायण अपने आप में एक स्टैंड अलोन, इट वाज लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट, वो हुआ
और उसके बाद फिर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी अपने सुपर हीरोज क्रिएट करने स्टार्ट हुए, जहां अघोरी का आगमन होता है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुझे ये भी एक चीज पता करनी है कि जैसे आपने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है हिंदी बेल्ट में पढ़े हुए, आप हिंदी कॉमिक्स पढ़ के पढ़े हुए, और आप आपका जो ओवरऑल जो नर्चर हुआ, जो नरिशमेंट हुआ, आपको इंग्लिश इंग्लिश कॉमिक्सों का भी एक्सपोजर अच्छा खासा मिला, जो कि शायद मैक्सिमम इंडियंस को नहीं हो पाता है उस चीज का, बिकॉज इधर दे आर आउट ऑफ रीच, वो शायद मिलती नहीं थी। और जैसा आपने कहा कि कभी कभार एक आध कॉपी मिल गई तो मिल गई, और वो भी बहुत महंगी मिलती थी। तो 600 रुपए की एक कॉमिक्स बैटमैन की या सुपरमैन की लोगों के लिए बहुत महंगी थी उस समय पे। ये सोचना भी नहीं जा सकता था जब 6 रुपए की कॉमिक्स बिकती थी, वो भी महंगी लगती थी हम लोगों को। किराए पे सही हम लोग बात है, 50 उसके पैसे और लिए भी 25 पैसे में पढ़ते थे। पैसे इकट्ठे करने मुश्किल पड़ जाते थे, रिश्तेदारों की शक्ल देखनी पड़ती थी क्योंकि वो जाते समय पैसे हाथ में रख के जाते थे। एग्जैक्टली exactly. मुझे ये बताइए गोयल जी कि जब आपने कॉमिक्स छापना शुरू किया तो हम देखते हैं कि आपने इंग्लिश मीडियम चुना छापने के लिए अपनी पहली कॉपियां। तो इसके पीछे क्या मानसिकता थी? लाइक आपने सिर्फ इंग्लिश ही क्यों चुना, आपने हिंदी में क्यों नहीं छापा? देखिए, आई थिंक इसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि एक तो मैं ऑलरेडी इतना बड़ा रिस्क ले रहा था, मैं इन्वेस्टमेंट इतनी कर चुका था, और उस समय ये 2011-10 की बात है। ईमानदारी से कहूं तो इस समय हिंदी कॉमिक्स का उतना वर्चस्व नहीं था। मंथली सेट आने कम हो गए थे, काफी कम हो गए थे कि सेट का जो इंडिया में चलता है। दूसरी बात, वर्जिन कॉमिक्स ने जो एक रीडरशिप स्टार्ट करी थी डीसी और मार्वल को इंडिया में लाके, और खुद का कंटेंट भी निकाल के, जो कि इंग्लिश में ही था पूरा। तो एक तो इन्वेस्टमेंट इतना कर लिया है, दूसरा आपको आपकी कोशिश ये रहती है कि भाई आप जितना अच्छे से R&D हो सकता है रिसर्च करो, और को पता करो कि क्या श्योर शॉट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमिक्स बेचना वाज अ श्योर शॉट थिंग कि भाई ये तो बिकेगा ही बिकेगा। इंग्लिश लैंग्वेज बनाने का एक दूसरा कारण, हिंदी को ना बनाने का एक दूसरा कारण ये भी था क्योंकि हमें रीडर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि वो समय हिंदी कॉमिक के लिए थोड़ा सा डाउन टाइम था। ये सोचा भी नहीं कि हिंदी में निकाले, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी जी। उस इन्वेस्टमेंट में उस लैंग्वेज में काम करना था जो श्योर शॉर्ट लैंग्वेज है। आज अगर निकालता हूं, ठीक है, तो इंग्लिश में मैं भारत में कहीं भी बेच सकता हूं जी, दुनिया में कहीं भी बेच सकता हूं, वही कॉपीज लेके जाके बेच सकता हूं बिकॉज इंग्लिश में है। मुझे उनको फ्रांस में जाके फ्रेंच में उनको मुझे ट्रांसलेट नहीं कराना पड़ेगा, मुझे उनको इंडोनेशियन में नहीं, बिकॉज इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। एग्जैक्टली होने के नाते एक श्योर शॉट हो जाता है। अभी देखिए, अगर मैंने इंग्लिश में नहीं निकाला होता या अलग भाषाओं में निकाला होता, ठीक है, अगर हिंदी में भी होता, मतलब समझिए मेरा इंग्लिश का माल खत्म हो रहा होता और मेरा हिंदी का माल पड़ा हुआ होता, क्या मैं उसे सिंगापुर में बेच पाता? नहीं। क्या मैं उसे कोलंबो में बेच पाता? क्या मैं उसे जकार्ता कॉमिक कॉन में बेच पाता? नहीं। लेकिन अगर इंग्लिश का है तो वो सब जगह चलता। तो आपको एक शॉर्ट चीज के हिसाब से जाना होता है कि हाँ, मैं इससे सेफ हूं, एक्सपेरिमेंट आगे करूंगा। तो वो चीज के लिए हमने सिर्फ इंग्लिश में ही जो है काफी साल तक पब्लिश किया कॉमिक्स। ग्रेट, गुड टू नो। मैं इसी संदर्भ में, इट वाज मोर लाइक अ बिजनेस। मुझे काफी लोगों ने बोला ओके कि हमारी लोकल लैंग्वेज के साथ ये अन्याय है। देखिए, हिंदी रीडर बहुत पैशनेट आदमी होता है, वो हर चीज को दिल पे ले लेता है, ठीक है, और मैं इस चीज को समझता हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी रीडर हूँ, बट साथ ही साथ मुझे धंधा भी करना है, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मुझे अपने आप को सेफ रखना है भाई। तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि हिंदी लैंग्वेज से बहुत अन्याय है, हिंदी रीडर्स के साथ बहुत अन्याय है। हो सकता है, लेकिन मैं ये काम तभी करूंगा, मैं दूसरी लैंग्वेज में वेंचर तभी करूंगा जब मेरे पास सरप्लस होगा। सरप्लस यानी कि ये वो पैसा होता है जो है या नहीं है, ज्यादा कोई आपके जो चल रहे धंधा है, आपका जो चल रहा बिजनेस है, उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। एग्जैक्टली हमने अभी देखा कि आप जो है अघोरी की ऑमनिबस ला रहे हैं हिंदी में, और आने वाले वक्त में आपने ऑलरेडी लोगों से पूछा है कि वो और कौन सी ऑमनिबस पढ़ना पसंद करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वोट जो है शैतान सिंह 1 और 2 ऑमनिबस को मिले हैं, जहां तक मुझे सरप्राइज शैतान को मिले। मुझे लग रहा था असुरन को मिलेंगे। एग्जैक्टली मैं भी असुरन समझ रहा था। मर्जी। तो मैं ये कहना आपसे चाहता हूं कि आपने अभी बिजनेस की बात की, तो एक बिजनेस जब हम लोग शुरू करते हैं, यस इट इज ऑब्वियस कि हम लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है,
तो मैं होली का वो एंटरटेनमेंट जब से शुरू हुआ, चाहे वो कोलैबोरेशन में विजेंद्र मोहंती हो या होली का वो सेपरेट हो, मुझे ये बताइए, एक कॉमिक्स का धंधा, पहले तो ये बहुत सीरियस धंधा है और आपसे बात करके ही हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिल रही है, लेकिन इस धंधे में शुरू से ही आप जो है प्रॉफिट का मुंह नहीं देख सकते, ये तो कंफर्म है। तो आपको वो कैसा, वो जो इनिशियल 3-4 साल या 5 साल का जो टाइम लगा रिवाइव होने के लिए, हम लोग उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपने उस टाइम पे क्या लॉस आपने फेस किए, कैसे आप वहां से उभरे, और कैसे जो है आप दोबारा जो है लाइक यू हैव रिवाइव बैक, कैसे आपने प्रॉफिट करना शुरू किया, इसके बारे में कुछ बताइए। इस विषय पे मैं हमारे उस अधूरे कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा जो आई थिंक कहीं गायब हो गया था बीच में, कि मैंने आज तक कोई भी कॉमिक कॉन मिस नहीं किया जी। 2011 से लेके 2019 तक, 2019 2020 फरवरी अहमदाबाद कॉमिक कॉन पैंडेमिक से पहले का आखिरी कॉमिक कॉन था। मैं रिकॉर्ड होल्डर हूं, होली काउ एंटरटेनमेंट ने आज तक कोई भी इवेंट मिस नहीं किया, बिकॉज कॉमिक कॉन फॉर पीपल लाइक अस इज अ सेकंड होम। कॉमिक कॉन इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि लोगों तक आपकी रीच हो, लोगों को आप अपनी कॉमिक का परिचय करा सके, हैंड टू हैंड, लिटरली आमने सामने, उनके प्रोज, उनके क्वेश्चंस के जवाब दे सकें, उन्हें क्या पसंद है, पसंद नापसंद को आप केटर कर सकें, और अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकें और उनका फीडबैक पा सकें। कॉमिक कॉन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो 2 दिन में हम कितना धंधा करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे बैंगलोर कॉमिक कॉन में इस साल जाकर आया और साल में एक ही बार होता है, तो अगले साल तक के लिए मैं कितने कस्टमर्स बना के आया। अब आदमी मेरे से अघोरी लेके जा रहा है वॉल्यूम 1 और पूछ रहा है, हे विवेक, आगे के पार्ट्स जो आप निकालेंगे वो मैं कैसे और कहां से खरीद सकता हूं? और मैं उनको बोलता हूं कि भाई यू कैन ईदर लॉग इन टू holycow.in और Amazon, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। ही इज लाइक ओके। तो मैंने क्या किया, जितने लोगों को मैंने बोला और जितने लोगों को अघोरी समझ में आई, उन्होंने Amazon याद कर लिया, साल भर वो Amazon से ऑर्डर करते थे। कॉमिक कॉन अटेंड करना आपके लिए अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि आपको रीडरशिप बेस बनाना होता है। आज 2019 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, पैंडेमिक की वजह से एक भी कॉमिक कॉन नहीं हुआ जी। ये हाँ, ऐसा नहीं है कि कॉमिक कॉन पे ही हमारी पूरी सेल डिपेंड होती है, लेकिन कॉमिक कॉन कस्टमर बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 साल हमने जितने कस्टमर बनाए उसी की वजह से 1.5 साल तक, आज 1.5 साल हो गया है और रिलीजेस हो रहे हैं लगातार, काम का नहीं है क्योंकि कस्टमर बेस बन गया है। अब लोगों को पता है कहां से लेना है, ये होती है स्टेबिलिटी। शुरुआत से शुरू करूंगा। 2011 में जब कंपनी स्टार्ट करी तो काफी रिसर्च किया हुआ था मैंने, काफी लोगों से मैंने बात करी हुई थी और उनमें से 90% लोगों ने मुझे काफी डिस्करेज किया था, अरे कॉमिक्स डूबता हुआ मीडियम है भैया, कहाँ पैसा फंसा रहे हो, कोई श्योर शॉर्ट काम करो। क्योंकि भैया हर एक को जो है वो एक सेफ जोन में काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा था, मुझे वही रोड लेनी थी विच इज लेस ट्रैवल्ड, जहां पर पता नहीं है क्या है। आप जंगल में एक पगडंडी बनाई हुई लोगों की उस पर ही चल रहे हो, तो फिर आपको तो भैया उसमें जो सेट चीजें हैं वही मिलेंगी ना। आप जब तक अपना खुद का पाथ नहीं चूज करोगे तो आप फाउंटेन ऑफ यूथ तक कैसे पहुंचोगे? एग्जैक्टली अपनी डिस्कवरीज खुद करनी होती है। तो मेरी रिसर्च ने ये मुझे बताया कि कॉमिक में या पब्लिकेशन में, जनरल पब्लिकेशन में 1000 दिन तक कोई पैसा नहीं आता। 1000 दिन रफली 3 साल होते हैं, 3 साल तक कोई पैसा नहीं आता। मैंने अपने अंदर गांठ बांध ली एक बात और अपना जो कैपिटल था उसको इस हिसाब से अरेंज किया कि 3 साल तक एक भी रुपया मार्केट से नहीं आया, लेकिन किताबें आनी बंद नहीं, पेनिट्रेशन चलता रहे। हाँ जी, बिजनेस चलता रहे। ये सिर्फ कहने की बात है, 3 साल नहीं होते, रियलिटी में ये 5 साल होता है। 5 साल होते हैं। 5 साल तक एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं देखा और 5 साल तक बिना नागा किताबें निकालता रहा। हर साल 6 कॉमिक बुक्स निकाली हैं, मल्टीपल सीरीज निकाले हैं, अच्छे से अच्छा आर्टवर्क दिया है। 5 साल मैंने ये किया। फिर धीरे 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 जो है मेरी रोलिंग स्टार्ट होती गई। 6ठे साल से मेरी रोलिंग स्टार्ट होती गई, यानी कि मार्केट से जो पैसा आता गया उसको मैं लगाता था। क्योंकि देखिए क्या हो गया, आपने अघोरी बुक 1 निकाली जी, ठीक है, और ऐसा बहुत हुआ है, यहाँ कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं और ज्यादातर पब्लिशर्स ने अपनी सीरीज कभी पूरी नहीं की। कस्टमर्स के हाथ बहुत जले हुए हैं, उनके दिल बहुत जले हुए हैं, बिकॉज
आप जो पैसा चाहो वो पैसा आपको देंगे, बट आपकी ड्यूटी बनती है स्टोरी कंप्लीट करना। अपनी चड्डी को जला के आप स्टोरी कंप्लीट करिए, लेकिन आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है, लोगों को हाई एंड ड्राई मत छोड़िए। लोगों ने दो पैसे दिए और उसके बाद स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। ऐसा बहुत सारे पब्लिशर्स का रिकॉर्ड था। इसमें क्या होता है, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल पाता। लोग बोलते हैं अरे ये नया आया है होलिका, ठीक है, अघोरी की पहली बुक निकालिए, चलो देखते हैं, ठीक है, ये कच्चा नींबू कब तक सर्वाइव करेगा, ये नींबू संतरा बनता है कि नहीं बनता है। तो अघोरी 1 का फीडबैक इतना अच्छा नहीं आया, ठीक है, बिकॉज लोग वेट कर रहे थे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर निकली 2, लोगों को लगा अरे इसने 2 बुक्स निकाल दी, चलो देखते हैं। और फिर निकली 3, लोगों को लगा अरे यार मार्केट क्या होता है। फिर अघोरी 1, 2, 3 आपके सर पे वो चीज बैंग हो रही है। मार्केट में 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। कुछ लोग तो लेते ही लेते हैं, वो फीडबैक देते हैं। वो फीडबैक के चलते चलाते काफी लोगों ने लेना स्टार्ट किया। और इसी तरह से जैसे ही ओरिजिन्स खत्म किया 4th बुक पे, जैसे ही कहा सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और उसके बॉक्स सेट बना दिए। हाँ भाई स्टोरी कंप्लीट है, हाँ जी स्टोरी कंप्लीट है पूरी, ठीक है मैं ले लेता हूँ। लोगों को कहानी कंप्लीट चाहिए, आप उनसे 100 रुपए ज्यादा ले लो। एग्जैक्टली। इंडियन पब्लिक गड़बड़ नहीं है, यहाँ उनके साथ गड़बड़ हुई है, इसलिए उनका विश्वास थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर एक बार किसी इंडियन रीडर का विश्वास बन गया, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो जैसे जैसे हमने कंप्लीट किया, तो इसीलिए 5 साल लग गए, टाइम लगा। लेकिन जैसे जैसे सीरीज कंप्लीट करते गए, उसकी नेक्स्ट वॉल्यूम निकाली, उसकी 3rd वॉल्यूम निकाली, तब लोगों को विश्वास हो गया कि यार ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये कॉमिक्स बनाने वाला है और ये यहीं रहेगा, ही इज हियर टू स्टे। और वो कच्चा नींबू संतरा बन चुका। क्या बात है। तो 5 साल के बाद रोलिंग स्टार्ट हो गई, मार्केट से पैसा आ रहा था, मैं लगा रहा था, यानी जेब से लगाना बंद हो गया। और मुझे अभी भी याद है, बिकॉज ये चीजें कोई आदमी भूलता नहीं है, 2018 में मैंने पहला प्रॉफिट देखा। 2011 के बाद 2018, क्या बात। 18 सॉरी 18 नहीं 17, 2017 में मैंने पहला प्रॉफिट देखा। 15 से 17 2 साल तक रोलिंग चलती रही। ओके, जेब से पैसा जाना बंद हो गया, कंपनी स्टेबल हो गई, आ रहा है पैसा, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। उसके 2 साल बाद 17 में रोलिंग तो चलती रही, पैसा बचने लग गया, जिसको हम कहते हैं सरप्लस के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं कि यार ओके, मैं अभी तक ये आर्टिस्ट से करवाता था, ये आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत महंगा था, लेकिन अब मैं इस आर्टिस्ट को अफोर्ड कर सकता हूं ताकि वो मेरे लिए कवर करे और मेरी बुक्स की वैल्यू बढ़े। एग्जैक्टली। ये रोलिंग ऐसे होती है, जब सरप्लस बचता गया, उसके बाद टाइम आ गया प्रॉफिट। 2019 तक कंपनी पूरी तरह प्रॉफिट में आ गई। जितना पैसा डाला था वो लिटरली आप मानेंगे 3 साल में वो पूरा पैसा वापस आ गया। पिताजी को उनका पैसा लौटा दिया और मेरे पास बचा सरप्लस। बहुत बढ़िया। और रोलिंग चल ही रही थी। 2000 इनफैक्ट लास्ट ईयर ही रावणायण हिंदी रिलीज हुई है, आई थिंक लास्ट ईयर भी नहीं, शायद इसी साल रिलीज हुई है, हाँ इसी साल रिलीज हुई है। लास्ट ईयर एकदम से ख्याल आया कि यार अब पैसा सरप्लस है, बचा हुआ है बैंक, इतना एफडी है, ये एफडी मैंने कंपनी का भविष्य के लिए रखा हुआ है। बट अब हिंदी मार्केट आ रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल, अब वहां पर इन लोगों को और कुछ करना चाहिए। तो यहां पर भी देखिए श्योर शॉट वाला गेम पहले खेला, बिकॉज आपको धंधा सिक्योर करना पड़ता है। मैं पहले अघोरी नहीं निकाल सकता था, मैं पहले वही निकालता जो लोगों के अंदर बसा हुआ है। हम सब रामायण और महाभारत में कंडीशन किए हुए हैं, ठीक है। मैंने इसके लिए फैसला किया कि संयुक्त रावणायण हिंदी में निकालता हूं, एंड दैट वाज प्योरली एन एक्सपेरिमेंट। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, क्या आएगा, लोग कैसे वो करेंगे। चलो 3.5 लाख रुपए है, इस पे लगा देते हैं। वो 3.5 लाख रुपए डूब भी सकता था, ये सोच के ही लगाया, और उसका ट्रांसलेशन करवाया और फिर उसकी संयुक्त संस्करण निकाली। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आपने हार्ड कवर क्यों नहीं निकाला। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट में आपकी कोशिश ये रहती है कि कम से कम पैसे में आपको चीज निकल आए, ताकि अगर लॉस हो जाए तो वो आपकी इट वोंट ब्लीड यू आउट, वो आपका सारा खून, ठीक है। इसीलिए पेपर बैक निकाली, बिकॉज हार्ड कवर के चक्कर में कुछ रुपए और महंगी हो रही थी किताब। और वो जब इतिहास गवाह है, मतलब रिसेंट का इतिहास गवाह है, ठीक है। मैंने 1000 कॉपी निकाली और आज मेरे पास 350 या 400 कॉपी बची है, मेरा पूरा प्रॉफिट निकल चुका है। और मैंने तब फैसला लिया था, लोगों ने पूछा कि इसके बाद आप क्या करोगे, मैंने बोला भैया इसके बाद अघोरी हिंदी निकलेगी।
लेकिन अघोरी हिंदी तभी निकलेगी जब रावणायण प्रॉफिट देगी, रावणायण कमाएगी और उसी के प्रॉफिट्स का पैसा अघोरी हिंदी में मैं डाल दूंगा। मैं अपनी इंग्लिश किताबों का पैसा हिंदी में नहीं डालूंगा, बिकॉज ये दोनों लाइन में अलग अलग चाहता हूँ, बिकॉज इंग्लिश में मैं बहुत आगे जा चुका हूँ टेक्निकली। हिंदी में मैं एक तरह से रीस्टार्ट कर रहा हूँ चीजों को, और होलिका का स्टार्टर पैक रावणायण और अघोरी से ही स्टार्ट होता है। तो फिर मैंने जब सरप्लस निकल आया, रावणायण ने प्रॉफिट दे दिया अघोरी को निकालने के लिए, तो फिर ये हुआ कि यार एक काम करते हैं, अब पता चल गया हिंदी कॉमिक जो है अच्छे से बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने हमारे हिंदी मटेरियल को बहुत खुले हाथों से वेलकम किया है। तो मैंने ये सोचा कि यार अघोरी वॉल्यूम 1 निकालो हिंदी में, फिर 2 निकालो, फिर 3 निकालो, ये क्यों करना है जब आप देख चुके हो, ठीक है। तो हिंदी में जो हिंदी में श्योर शॉट रिस्क आपने लिया, आपको फायदा हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा रिस्क लेना है कि किताब को और मोटा करो, पूरे अघोरी को निकालो, अघोरी क्या बात है, ओमनिबस बना के निकालो। ये हमारा सेकंड रिस्क है, बिकॉज देखिए अघोरी ओरिजिन में पैसा कम है काफी, है ना। अघोरी ओरिजिन 250 पेज की है, उसकी प्रिंटिंग में कम लगेगा, लेकिन अगर मैं पूरा अघोरी निकालता हूँ, तीनों वॉल्यूम 550 पेज की है, कम से कम ये 5 से 6 लाख रुपए का। मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोगों को बताने में कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, ये 5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और ये मेरे लिए अभी भी बड़ी बात है। लेकिन रावणायण के मद्देनजर, रावणायण के साथ मैंने देखा, मैं ये सेकंड रिस्क लेने को तैयार हूं, इसीलिए फैसला लिया कि अघोरी ओमनिबस निकलेगी, बिकॉज ओमनिबस किसी भी चीज के किसी भी कॉमिक बुक के रन का जो कंप्लीट कलेक्शन होता है उसको ओमनिबस कहते हैं डीसी और मार्वल में। और मैंने किया कि ओमनिबस अघोरी की हार्ड कवर में निकलेगी, जो लोगों की शिकायत है वो मैं दूर करूंगा इस पर हार्ड कवर निकाल के। बहुत बढ़िया गोयल जी। अघोरी हिंदी की जब लोगों ने न्यूज सुनी, वो बहुत मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया मार्केट से, और वो ऑलरेडी ट्रांसलेशन में चल रही है, बस 3-4 महीने लगेंगे उसको। तो अनुमान दिवाली की रिलीज की प्लान है, और अब ये प्लान बन चुका है कि बहुत तेजी में तो नहीं, बिकॉज हमारा प्राइमरी बिजनेस अभी भी इंग्लिश कॉमिक बुक्स का है। हर साल 5 इंग्लिश कॉमिक बुक निकलेंगी, लेकिन हर साल 1 हिंदी रीप्रिंट जरूर निकलेगा। तो अब जैसे अघोरी प्रोसेस में जा चुका है, अब अघोरी के बाद क्या, तो वो एक पोल लेना, लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। अब लोगों ने डिसाइड किया शैतान संपूर्ण संस्करण, ठीक है भैया, आपको 2023 में शैतान देंगे हम। क्या बात है। तो आप हर साल एक ऑमनिबस निकालने के मूड में हैं? हर साल 1 हिंदी रिलीज जरूर होगी, डेफिनेट होगी भाई। अब मैं जो है इस ऑमनिबस में, अगर आप सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, जैसे मैंने आपकी स्कल रोजरी के पीछे एक एड थी 12 बोल के कि 12 महीने 12 नई कॉमिक्स हैं, अगर आपका वो सब्सक्रिप्शन चल रहा होगा और इस ऑमनिबस के लिए अगर बहुत पुराना है वो तो खैर बहुत पुराना है, स्कल रोजरी 2014 में रिलीज हुई थी, तो वो सब्सक्रिप्शन तो खत्म हो चुका है। इनफैक्ट नया सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ओके, जिसमें अभी रिसेंटली हमने हमारा फर्स्ट क्रॉसओवर इवेंट रिलीज किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन डीके, जिसकी 2 वॉल्यूम आ चुकी हैं। Before you talk about Operation DK, Vivek, I want you to talk about the universe of Holy Cow Entertainment. इसमें कौन-कौन से हीरोज वगैरह हैं, so that we can be familiar with that. हमको पता होना चाहिए कि हम जब होली काउ की बात करते हैं, अभी तक सिर्फ हम रावणायण की बात कर रहे हैं और अघोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या हमें मिल सकता है, तो हमें उसके बारे में कुछ बताइए। So देखिए, रावणायण के बाद जब हम प्लान कर रहे थे कुछ नए कैरेक्टर्स पे काम करने का, तब राइटर राम वी के साथ मिलके, राम वेंकटेशन के साथ मिलके मैंने अघोरी की शुरुआत करी थी। आज राम डीसी कॉमिक्स के लिए लिख रहे हैं, बहुत बड़े राइटर हो चुके हैं अभी वो, और उनके साथ हमने अघोरी प्लान किया। अघोरी हमारा पहला क्रिएटर ओन कंटेंट था, यानी मेरा और राम का, होली काउ का पहला सुपर हीरो विच इज वर्किंग इन कंटेम्पररी टाइम, यानी आज के जमाने में, आज की दुनिया में काम। अघोरी किया, अघोरी करते करते देखिए, आप कोई चीज करते हैं तो आपको उस डायरेक्शन में जब आप चल रहे होते हैं तो आपको और आइडियाज आते हैं। अघोरी करते 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 एकदम से एक कैरेक्टर बना जिसका नाम हमने रखा देश। टाइटल है लास्ट असुराम। वो ये अघोरी रिलेटेड है, बिकॉज देश का फर्स्ट अपीयरेंस अघोरी ओरिजिन में हुआ था, और देश का फुल ब्लोन गेस्ट अपीयरेंस अघोरी ब्लड लाइन्स में हुआ। देयर बाय अस कि ये दोनों कैरेक्टर एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब होता ऐसा क्या कि हम दोनों डीसी और मार्वल बहुत पढ़ते थे, तो क्या होता है, आपका एक सुपर हीरो यूनिवर्स का टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट यानी कि एक फॉर्मेट, कुछ चीजें ऐसे ही चलती हैं। आप एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो,
उसके 1-2 वॉल्यूम करते हो ताकि लोग फेमिलियर हो जाए, उसी में से आप दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो, उसी से लगा लगा। इससे 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई ये एक यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में 2 कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, उस कैरेक्टर को एक पुश मिल जाता है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के द्वारा। जिस तरह से रावणायण के प्लेटफॉर्म पे अघोरी कल्टीवेट हुआ, उसी तरह से अघोरी के प्लेटफॉर्म पे असुरान का फूल खिला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये फॉर्मूला अडेप्ट किया कि हम एक रनिंग कैरेक्टर में ही आने वाले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उनकी सोलो वॉल्यूम आएंगी, वो दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वो तीसरे को सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से 4 से 5 साल में या 6 साल में हमारा एक सुपर हीरो कैरेक्टर का एक रोस्टर जो है रेडी हो जाएगा, एक ग्रुप रेडी हो जाएगा। और फिर हमने कई और राइटर्स के साथ काम किया, बिकॉज सर्कल बढ़ाना था। एक ही राइटर सब कुछ करेगा तो फ्लेवर एक ही जैसा लगेगा। एग्जैक्टली। नए आर्टिस्ट ज्वाइन होते गए, हमें नए राइटर मिले, ठीक है, अनिरुद्ध सिंह के नाम पे, ओके, ये अपना अश्विन कलमाने के नाम पे, ओके। तो ये लोग, जिस तरह से हर आर्टिस्ट का ड्राइंग करने का तरीका अलग होता है, हर राइटर का स्टोरी टेलिंग का जो तरीका होता है वो अलग होता है, वो अपना फ्लेवर लेकर आता है। टीम बढ़ती गई। इस तरह से असुरान जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद फिर शैतान सिंह करके एक कैरेक्टर आया, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड है काफी। उसके बाद फिर हमने सोचा यार हम अभी तक हिंदुइज्म में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हमें डाइवर्सिटी की जरूरत है। ओके, LGBTQ तो हमारे लिए बहुत नया है, लेकिन हमने तो अभी तक टेरिटोरियल और रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात भी नहीं की है। तो मैंने अनिरुद्ध सिंह के साथ प्लान किया, मैं बोला यार क्यों ना क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, बिकॉज उनका यूनिवर्स बहुत अलग है। हमारे 36 करोड़ हैं जितने भी हैं, उनका तो खाली फादर, लूसीफर, एंजल्स, आर्च एंजल्स, बस इतना ही है। लेकिन इतने में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग है। यू नो, आपका सोचने और चीजों को काम करने का तरीका अलग होता है अगर आप अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। ओके, सो हमने क्रिश्चियनिटी पे काम करना स्टार्ट किया, और फिर इस तरीके से हमने एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया, कास्टर, जो कि दिल्ली में ऑपरेट करता है। ही इज अ 16-year-old बॉय, ओके, एंड ही गेट्स कैथलिक सुपर पावर्स, मतलब उसको एंजल्स के पावर्स मिलते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते आगे और बढ़े। फिर हमने होलिका के फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो को पे काम किया, जिसका नाम दहक है। दहक इज भूटान, एंड दहक इज अ भूटानीज ड्रैगन। अगर आप भूटान के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो भूटान में ड्रैगन्स को एज अ डेटी पूजा जाता है। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स, यस, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स, दैट इज भूटान। और भूटान के बाद फिर हमने सोचा यार इंडिया के कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में भी काम किया जाए। फिर हमने एक नया कैरेक्टर पे काम स्टार्ट किया जिसका नाम है विरिडियन, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जिस पे काम चल रहा है। आप कुछ नया आज पब्लिश कर रहे हैं हमारे मंच पे, थैंक यू वेरी मच। विरिडियन हेल्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, यू नो, वन ऑफ द 7 स्टेट्स। वो आपको वहां का फ्लेवर लेकर आएगा जिनको आप चिंके चिंके बोलते हो, और इंडिया का, भारत का हिस्सा होते हुए भी आप कभी उनको वैसे ट्रीट नहीं करते हो। आपको उनका कल्चर विरिडियन एक्सप्लेन करेगा कि अरुणाचल में क्या होता है, कैसे होता है, बिकॉज हमें नहीं पता अरुणाचल में कैसे मकान होते हैं वहां लोग, बिकॉज इट्स ऑल ट्राइबल लैंड, डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर, एब्सोल्युटली डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। सो इस तरह से इन कैरेक्टर्स के जरिए आपको अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रिलीजन्स से अवगत होने का मौका मिलेगा, और ये एक डाइवर्सिटी पैदा करती है यूनिवर्स में। बहुत बढ़िया। अघोरी और कास्टर मिलते हैं, एक ही बुक में आते हैं, क्रॉसओवर होता है, तो उनका जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कैसा होना चाहिए। 2 सुपर हीरोज लड़ रहे हैं, बात है, लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ये एक अलग लेवल पे चीज वो होती है। बिकॉज हम कहते हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन फिर हम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा करते हैं, और ये कहते हैं चर्च में कैंडल जलाते हैं। उनके हिसाब से वो ठीक है, जीसस ही देवता है, हमारे हिसाब से 36 करोड़ देवी देवता है। भगवान तो एक ही है, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं, इसका मिक्स एंड मैशअप हम अपने यूनिवर्स में करना चाहिए, जहां हर एक रिलीजन, हर एक प्रांत, हर धर्म के रीडर को कुछ पढ़ने को मिले जिससे वो रिलेट कर पाए। ये एम है, ये मेन एम है होलिका यूनिवर्स की स्थापना का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
गोयल जी, अभी आप बता रहे थे कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड, आप जब नए नए जब लोग आपसे जुड़ना शुरू किए, नए लेखक आए, नए कलाकार आए, तो उन सब ने अपना अपना एक आइडिया लेकर आए और उसके हिसाब से जो है आपका यूनिवर्स बढ़ता चला गया। मुझे ये बताइए, जब आप मल्टी स्टारर की बात आप जब करते हैं, ऑपरेशन डीके जैसी कहानियां, तो उसमें तो बहुत सारे किरदार एक साथ हैं। तो फिर उसमें जब लेखक कहानियां लिखते हैं, वो उस वक्त कैसा कॉन्फ्लिक्ट आता है और कैसे उस मतलब क्रिएटिव कंटेंट को आप कैसे डील करते हैं उसमें? It's very much the same, okay, as you're working on any existing book or any new book or any single character. कहा चीज का प्रोसेस वही होता है। कोई भी क्रॉसओवर तब स्टार्ट होना चाहिए जब आपके जितने भी कैरेक्टर जो उसमें भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। उनको एट अ मिनिमम कम से कम 2 वॉल्यूम मिलनी चाहिए अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। उनके पोस्टर्स निकलने चाहिए, उनके मतलब उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे ध्रुव की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में येलो और ब्लू कलर आता है। नागराज की एग्जैक्टली। बात तो सर की जो स्किन होती है वो हमारे दिमाग। तो इतने सालों में वो कैरेक्टर्स अपने अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं उस तरीके से। मिनिमम 2 वॉल्यूम तो लगते ही लगते हैं किसी भी कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने में। तो वो सब काफी होने के बावजूद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट होता है, आप सुपर हीरोज पे काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन मैन आई। आयरन मैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको थॉर का मिला, थॉर के सीन में आपको कैप्टन अमेरिका का मिला, फिर आयरन मैन 2 आई, फिर थॉर 2 आई। ठीक है, ये कनेक्ट कैसे हुए? पोस्ट क्रेडिट सीन से। इसी तरह के पोस्ट क्रेडिट सीन हम कॉमिक्स में रखते हैं जिनको कहते हैं एपिलोग, यानी कि कहानी हो गई। मीनवाइल उधर क्या चल रहा है वो एपिलोग कनेक्ट करता है दूसरे सुपर हीरोज। तो आयरन मैन ने जो चीज स्टार्ट करी थी वो आके खत्म होनी थी एवेंजर्स पे, बिकॉज फॉर्मेशन तो जर्नी तो वही है ना। आयरन मैन ने जगह छोड़ी थॉर के लिए, थॉर ने जगह छोड़ी कैप्टन अमेरिका के लिए, फिर आयरन मैन की दूसरी वॉल्यूम आई, यानी कि दूसरी मूवी, वो वॉल्यूम ही तो हो गई एक तरह से। आयरन मैन 2 आई, फिर जब देखा कि हाँ काफी चीजें हमारे जो मोहरे हैं वो बिछ चुके हैं, तो अब एक ऐसा थ्रेट करना है, एक ऐसी मुसीबत लेकर आनी है जिसमें कि सारे सुपर हीरोज जिनके अपने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे या जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, मेरे काम कर, फॉर एग्जाम्पल ध्रुव और डोगा एक साथ कभी काम नहीं कर सकते बिकॉज दोनों के काम तरीका बहुत अलग है। बिल्कुल, ठीक है ना, रिजल्ट सेम होगा लेकिन तरीके अलग है। इसीलिए जब वो किसी भी कॉमिक में आते हैं तो एक भिड़न तो नहीं जरूरी होती है। तो ये क्या है? ये टेम्पलेट है, इसको टेम्पलेट कहते हैं। कि आप कोई भी आदमी हीरो टू विलेन की फाइट में एंटरटेन होगा, लेकिन हीरो टू हीरो में उसको जो मजा आता है और वो जब डिफरेंस क्लियर होता है उसके बाद जो यूनाइटेड फ्रंट बनता है वो है मेन चीज। इतने बड़े यूनाइटेड फ्रंट के लिए आप उतना बड़ा थ्रेट लेकर आते हो। तो इस तरह से मैंने ऐसे आपको बताया, अघोरी ओरिजिन्स, अघोरी ब्लड लाइन्स, शैतान वॉल्यूम 1, एज ऑफ इमॉर्टल्स, कास्टर, शैतान वॉल्यूम 2, ये हमारा रिलीज का प्रोसेस था। इसी हिसाब से हमने रिलीजेस की और इनके बीच में ताना बाना ऐसा बनाया, ऐसा तैयारी की, एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की। फिर अश्विन कालमाने की एंट्री हुई। अब भाई आप अलग अलग राइटर्स के साथ काम करते हो, सबके लेवल ऑफ टैलेंट्स अलग अलग होते हैं, सबके माइनसेस अलग होते हैं। अश्विन ने एज ऑफ इमॉर्टल का एक पार्ट लिखा था, अश्विन ने अघोरी की काफी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, अश्विन ने शैतान वॉल्यूम 2 किया था मेरे लिए, और उसने बाकी सब पढ़ा हुआ है, यानी कि उसको पढ़ना जरूरी था पूरा। पढ़ने के बाद मैंने बोला भाई मैं चाहता हूं कि अब एक क्रॉसओवर होना चाहिए बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट। 10 साल कॉमिक पब्लिश करने के बाद, सुपर हीरोज लॉन्च करने के बाद हमने क्रॉसओवर किया, बिकॉज 10 साल लगते हैं, इतना समय। बिरयानी जितनी ज्यादा पके उतनी ही टेस्टी होती है, आप उसमें करते हैं भाई। तो 10 साल बाद हमारी बिरयानी पकने का टाइम आ चुका था। तो मैंने बोला ये सही समय है क्रॉसओवर करने का, सुपर हीरोज को आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराओ और उनकी लिमिटेशंस चेक करने का। देश को कब तक पुश कर सकते हैं, ओकारी कब तक लड़ सकता है, शैतान कब तक लड़ सकता है, कब तक क्या कर सकता है, और कौन सुपर हीरो किसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, किसका 36 का आंकड़ा है, और कौन लोग एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड फ्रंट पे खड़े होंगे। तो इस तरह से अश्विन ने एक पिच किया। पिचिंग सिमिलर होती है, जैसे मैं बोलूं यार मुझे शैतान वॉल्यूम 3 करनी है, कुछ आइडिया है क्या स्टोरी पे? बिकॉज एज अ पब्लिशर, ठीक है,
या एज अ आर्टिस्ट, सारे आइडियाज मैं नहीं देता हूँ, राइटर्स की जॉब होती है, वो आइडियाज लेकर आते हैं। यार विवेक, मेरे पास है ना कास्टो वॉल्यूम 2 के लिए बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है चलो ये क्या नाम है, नरेट करो, वो नरेट करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अच्छा ये अच्छा नहीं है, ओके ये यूज करते हैं, अरे ये मस्त है यार, ये इसको यूज करते हैं, वो यूज करेंगे, अच्छा वो बुक में हमने वो वाला लिंक छोड़ा हुआ था, इसको उससे कनेक्ट कर देते तो मजा आएगा, अच्छा इसमें इसका रोल हो सकता है क्या। तो ये पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे होता है, चाहे राज हो, चाहे होलिका हो, चाहे याली हो, कॉमिक इसी तरह से बनती है। जी जी। जब अश्विन कालबाने ने हमें आइडिया दिया कि भाई ऑपरेशन डीके का ऐसा ऐसा हो सकता है, एक 5 वॉल्यूम की किताब बन सकती है, हर वॉल्यूम में 100 पेज, तो वो आइडियाज उस समय काफी रफ होते हैं, काफी कच्चे होते हैं, फिर हम बात करते हैं, फिर वो बात करता है, फिर हम बात करते हैं, ऐसे करके हम उसको फ्लश करके निकालते हैं फिनिश प्रोडक्ट। फिर उसका डिवीजन होता है कि भाई कितनी वॉल्यूम में किया जाए, फिर ये होता है हर एक वॉल्यूम में कितने पेजेस होंगे, उसके बाद ये होता है आर्टिस्ट एलोकेशन। ये अगर एक सीरीज है तो हम जनरली कोशिश करते हैं कि जैसे असुरान की बुक है तो वो एक ही आर्टिस्ट करे, उसको मल्टीपल आर्टिस्ट यूज नहीं करते, बिकॉज लोगों की आंखें डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि असुरान गौरव कर रहे हैं, और गौरव इज एन एलोकेटेड आर्टिस्ट फॉर असुरान। ओके। दहक की वॉल्यूम 1 खत्म की है, दहक की आगे की किताबें तड़म ही करेंगे ताकि फ्लेवर मिलता रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम कहते हैं मनु जी का डोगा, बस लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि डोगा मनु जी का ही चाहिए, तो इसीलिए आप आर्टिस्टों को उनके टाइटल से हिलाते नहीं हैं ताकि वो अपना फ्लेवर लेकर आए और लोगों को पता हो कि मुझे क्या मिलने वाला है। एग्जैक्ट। इस तरह से अब क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर में काफी अलग अलग स्टोरीज होती हैं, तो इसमें मैं, जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे बहुत शौक है नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का। अब जैसे ओडी वॉल्यूम 1 में, ओडी वॉल्यूम 1 वाज मोस्टली अ क्राइम स्टोरी, एक क्राइम स्टोरी से, इसीलिए हमने उसमें हर्षो मोहन चट्टोराज को यूज किया। हर्षो मोहन चट्टोराज इज मच बेटर इन क्राइम नोआर स्टोरीज, ठीक है, एज कंपेयर टू सुपर हीरो स्टोरीज, और वो बुक बहुत अच्छी बन के आई। ओकारी, जो कि उसका सेकंड पार्ट है, ऑपरेशन डी के वॉल्यूम 2 ओकारी, इज अ प्रॉपर सुपर हीरो स्टोरी। उसमें हमने तड़म ग्याडू को यूज किया बिकॉज उनका जो स्टाइल है वो एकदम सुपर हीरो वाला स्टाइल, बहुत ही बढ़िया स्टाइल है उनका। जैसे ओकारी की स्टैंड अलोन स्टोरी भी थी जी। और उसमें 5 पेज का, ठीक है, उसका जो एक विलेन टाइप से है अग्रजासुर, अग्रजासुर का 5 पेज का ओरिजिन का सीन, तो वो मीनवाइल हो गया ना, मतलब वो एक स्टोरी से हट के अलग हो गया कि पास्ट में ही हुआ था। ये चीजें हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं एक नया आर्टिस्ट यूज करने का जिसका स्टाइल एकदम अलग हो, वो अपनी स्टाइल में वो 5 या 6 पेज कहे, जिससे कि आपकी बुक को वैल्यू मिलती है, उसकी ओवरऑल एस्थेटिक वैल्यू बढ़ती है। तो उसके लिए हमने बहुत बढ़िया एनिमेटर है कोराक भौमिक करके, उन्होंने वो 5 पेज करके दिए, ठीक है, उन्होंने कार्टून स्टाइल में उसको बना के दिया, जो कि आई थिंक बुक का सबसे रिचेस्ट पार्ट है। तो इस तरह से हमें मिलके बैठ के बात करनी होती है कि भाई ये 5 पेज कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, उसके साथ आर्टिस्ट का शेड्यूल सेट करना होता है, अच्छा इसकी कलरिंग कौन करेगा, इसकी लेटरिंग कौन करेगा, ये सारे डिसीजंस काम शुरू होने से पहले ही हो चुके होते हैं। Okay, मेरे so the homework needs to be done first. ये है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि मेरे कंपनी चलाने का तरीका ये है कि हम हमेशा 1 साल का काम एडवांस में करके रखते हैं। आज हमारी टेबल पे सारे आर्टिस्ट और राइटर्स की टेबल पे जो भी काम हो रहा है उसकी पब्लिशिंग डेट 1 साल बाद की है। दहक 88 पेज की दहक वॉल्यूम 1 जो ऑपरेशन डीके के बाद पब्लिश होने वाली है, यानी कि 2023 के एंड में पब्लिश होने वाली है, वो मेरे पास रेडी पड़ी है, आर्टवर्क पूरा बन चुका है। ये इसलिए किया जाता है कि बीच में अगर राइटर आर्टिस्ट ने छोड़ दिया, उनकी तबीयत भी खराब हो गई, किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपके पास एक गैप रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहे। यस, इस तरह से हम लोग काम करते हैं, सो दैट गिव्स अस एन एज। क्या बात। समय तो पंख लगा के उड़ रहा है, मुझे पता नहीं आपसे बात करते हुए कितना वक्त बीत गया, मैं बस आपकी बातों को एंजॉय कर रहा हूँ विवेक जी। विवेक जी, मुझे जहां तक समझ में आता है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ भारतीय कॉमिक्स उद्योग पर, और मुझे ये समझना है कि हम अभी तक आपने जो भी बात करी, आपने एक आर्टिस्ट और एक बिजनेसमैन दोनों के आपने पक्ष रखे, दोनों का आपने दृष्टिकोण रखा कि उनको कैसे समझ में आता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर हम भारतीय कॉमिक्स की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे बस में है
क्या हम टारगेट कर सकते हैं और क्या छोटी छोटी चीजें हम अभी फिलहाल कर सकते हैं जो कि आने वाले 10-20 साल में जो है मैच्योर हो सकती हैं अच्छे तरीके से। आप अपना काम तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आप इंडस्ट्री को अगर आप देख के अगर आप बताएं कुछ ऐसा, तो ये बहुत फायदेमंद होगा शायद उन लोगों के लिए भी जो आज ये एपिसोड देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। और शायद उन लोगों के लिए भी अभी हमने देखा है कि बहुत सारी नई नई पब्लिकेशंस जो है मार्केट में वापस आ रही हैं, शायद उन लोगों के लिए भी एक सबक बनेगा। तो प्लीज आप इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसके बाद शायद आप पूछेंगे कि एस्पायरिंग राइटर्स और आर्टिस्ट के लिए कोई मैसेज हो, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। एस्पायरिंग राइटर्स और आर्टिस्ट के लिए मेरा एक ही मैसेज है, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो राइटर बनने के लिए मत लिखिए, क्योंकि आपको लिखने से प्यार है, आप उसके लिए लिखिए। आप लिखिए क्योंकि आपको लिखने से प्यार है, इसलिए मत लिखिए क्योंकि आपको कॉमिक बुक राइटर बनना है, क्योंकि इससे आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो छोटा हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होना चाहिए। मैं लिख इसके ले रहा हूं बिकॉज आई लव राइटिंग। ऐसे ही मुझे कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, दिमाग में रखिए मुझे कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना है, लेकिन मुझे पहले आर्टिस्ट बनना है। अपना मीडियम जो है वो पहचानिए और वो सब ड्रॉ करिए जो आपका मन करता है। उसके बाद जब इतना कुछ आप ड्रॉ कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे, तब आप देखिए आपका हाथ किसमें अच्छा है और फिर उसमें प्रोग्रेस कीजिए। बिकॉज जब आप वहां तक पहुंच चुके होंगे तब आपके अंदर एक पर्टिकुलरिटी आ चुकी होगी, आप एक जॉनरा को में विकसित हो चुके होंगे, बिल्कुल, तब आप से ज्यादा अच्छे हैं। ये इसके लिए भी इस समय कहना जरूरी है, बिकॉज जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि भविष्य क्या है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वर्क फोर्स की बहुत जरूरत होती है और कॉमिक बुक के वर्क फोर्स होते हैं राइटर और आर्टिस्ट। जितनी भी नई कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसका नाम है लैक ऑफ मैन पावर। आज इंडिया में बहुत लिमिटेड कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं, बहुत लिमिटेड राइटर्स हैं। मुझे मिला के मुझे लगता है 12 या 13 लोग हैं सिर्फ पूरे भारतवर्ष में जो फुल टाइम कॉमिक बुक्स ड्रॉ करते हैं। जी, ये भी एक मतलब ज्वलंत मुद्दा है कि लोग जो हैं इस इंडस्ट्री में आने में घबराते हैं। मोस्टली ये होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने सामने अच्छे अच्छे टैलेंट्स को वेस्ट होते हुए देखा है सिर्फ इसके लिए मोस्टली कि उनके या तो उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, पीयर प्रेशर रहता है। मेरे दोस्तों ने इंजीनियरिंग ली तो मैं भी वही करूंगा, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। और एक बहुत कॉमन चीज, शर्मा जी के लड़के को देखो वो क्या कर रहा है। अरे शर्मा जी का लड़का अलग है, शर्मा जी के जो कॉन्सिक्वेंसेज है अलग है, शर्मा जी का सेटअप अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। आपको अपने बच्चे को वो करना देना चाहिए जो उसमें आपके बच्चे को एक गिफ्ट मिला है, भगवान ने उसको गिफ्ट दिया है राइटिंग का, सद्बुद्धि दी है, ठीक है, बुद्धि दी है, उसके हाथ में शफा दी है भगवान ने, मेरे हाथ में शफा दी है ड्रॉ करने की। अगर मैं उसको वेस्ट करता हूं तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये समझना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि मेरे कजिन का, मेरे फूफा का, मेरे मामा का लड़का क्या कर रहा है, उससे कोई भी दो बच्चे एक प्रकार के नहीं होते, हर एक गुण अलग अलग होते हैं। अपने बच्चे के गुण पहचान के उसको सपोर्ट करना हर माँ बाप का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। और अगर माँ बाप ये करते हैं तो बच्चों का यह कर्तव्य होता है कि माँ बाप को विश्वास दिला पाए कि मुझे आप साल दीजिए, मुझे आप 2 साल दीजिए, मैं आपको एक अच्छा राइटर, एक अच्छा आर्टिस्ट बन के दिखाता हूं और आपको साबित करके दिखाता हूं कि इस चीज से मैं जीविका कमा सकता हूं और अपना परिवार पाल सकता हूं। क्योंकि माँ बाप भी तो आपका भला ही चाहते हैं। मैं देखिए दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ, मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हटाते हैं या बच्चे जो हैं वो नालायक होते हैं, ठीक है। आप अपना बच्चा, आपका गुण किसमें है उसमें करिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो 5 साल में, आगे आने वाले 2-3 सालों में, 5 सालों में कोई नया आर्टिस्ट निकल के नहीं आएगा, कोई नया राइटर निकल के नहीं आएगा और हम सब 20 साल में खत्म हो जाएंगे, हम सब निपट जाएंगे। 20-25 साल एज है हमारी, हमें नया ब्लड चाहिए, नए लोगों को उत्साहित करना है, नए लोगों को ट्रेन करना है, सपोर्ट करना है। हमें जरूरत है मार्केट में नए पब्लिशर्स की। बिल्कुल, पब्लिशर्स को जरूरत है सस्टेन करने की, जो वो प्लानिंग के द्वारा कर सकती है। सब कुछ एक ही बार में नहीं झोंक देना है, पैसा बचा के रखो। ये प्रिंटिंग का है, ये क्रिएटिव का है, और इतनी प्रिंटिंग लेनी है, इतना क्रिएटिव लेना है, बजट बना के चलो, तब आप सरवाइव कर पाओगे। जब आप सरवाइव करोगे तो आपका देखा देखी और लोग आएंगे, जरूरत पैदा होगी, ठीक है। जरूरत ही तो आविष्कार की जननी होती है ना, ऐसा कुछ कहते हैं।
बहुत बढ़िया। होगी जब लोग देखेंगे यार इंडिया में 6 कॉमिक बुक कंपनी है, जो कि आज से 10 साल पहले 2011 में इंडिया में सिर्फ 2 या 3 कॉमिक बुक कंपनी थी, अमर चित्र कथा, राज कॉमिक्स और कैंप फायर, दैट्स इट। मैंने धंधा जब स्टार्ट किया था सिर्फ 3 कंपनी थी, और ये बहुत डिस्करेजिंग फैक्टर था, फिर भी किया क्योंकि करना था। मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे उससे मतलब। आज जबकि 6 से 7 कंपनीज हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने करियर को चुनिए, माँ बाप को सपोर्ट करने दीजिए, और पब्लिशर्स नए आने जरूरी हैं, नई स्टोरीज कहना जरूरी है, मैच्योर स्टोरीज कहना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिस्ट से लेके, वर्कफोर्स से लेके, पब्लिशर से लेके रीडर्स तक सबको एक चांस लेना जरूरी है। आपको आर्टिस्ट पे चांस लेना जरूरी है, आपको अपने पब्लिशर बनने पे चांस लेना जरूरी है, रीडर को आपकी किताब खरीदने पे चांस लेना जरूरी है। खरीद के ही तो पढ़ेगा और पता चलेगा कि कैसा लग रहा है, आगे कंटिन्यू करना। आप एक और बात पे मैं आपकी थोड़ी सी टिप्पणी लूंगा। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, हमें जो है सकारात्मक रवैया हमेशा अपनाना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे सतत प्रयासों के बावजूद हमारी चीजें जब चोरी हो जाती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पायरेसी, आपको पता भी नहीं होगा, आपकी कॉमिक्स की डिमांड मार्केट में है, एक कॉपी किसी ने खरीद ली और उसकी पायरेसी फिर हो गई। तो ये पायरेसी से अगर हम देखिए, अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज और फिर जापानीज कंट्रीज की, तो जापान के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उनकी वन पीस टेलीग्राम चैनल पे आने के साथ ही 3 या 4 सेकंड के अंदर वो जो है रिमूव कर देते हैं। और रहा सवाल वेस्टर्न कंट्रीज का, तो उन्होंने शायद ये ओपन मार्केट दे ही दिया लोगों को कि भाई तुमको कितना भी करना है तुम कर लो, हम सस्टेन करेंगे ही करेंगे। तो इंडिया इसकी इन दोनों के बीच में कहीं फंसा हुआ है। हमारी कंडीशन अभी इतनी नहीं है कि हम जो है पायरेसी अफोर्ड कर सकें, और हमारी कंडीशन ये भी नहीं है कि हम बहुत महंगी 3,000-4,000 रुपए की कॉमिक से भी खरीद सके। तो आप इस बारे में कुछ बताइए कि इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मैं इस पे एक एग्जाम्पल दूंगा कोरोना का, कोविड का। ठीक है, सरकार जब से ये महामारी शुरू हुई है, सरकार, प्रशासन, पुलिस, हॉस्पिटल, सब ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया हमें रोकने में, कि हम बाहर ना जाएं, तफरी ना करें, लोगों में इकट्ठे ना हों। अरे कुछ नहीं होता कोरोना, अरे ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, मास्क पहने लेकिन नाक के नीचे है। अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी किस पे आती है? पब्लिक पे, आवाम पे, जनता पे, कि पुलिस वाले कब तक खड़े रहेंगे आपको डंडा करने को कि भाई मास्क पहनिए, भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ठीक है, बात यहाँ गैर जिम्मेदाराना हरकत और रवैये की, दोनों चीजें गलत है। आप ताक पे लेके चल रहे हो, बीमारी को आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी है, और आधे लोग तो मान ही नहीं रहे। कहने का तात्पर्य ये है, पायरेसी कितनी भी हो, हम कब तक किस किस के पीछे भागेंगे, किस किस पे एंटी पायरेसी सेल पे केस ठोकेंगे, लोगों के हाथ में। इंग्लिश कॉमिक्स इंडिया में आपको आराम से मिल जाएंगी, वेबसाइट बहुत सारी हैं जो पायरेसी करती हैं, और ऐसे ऐसे प्रिंट मिलेंगे आपको, ठीक है, कि जिसमें आप अच्छे से पढ़ पाओ और रख पाओ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उनको मीडियम की रिस्पेक्ट है, अगर उन्हें पसंद आता है तो वो खरीदते भी हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है पूरी, यहाँ पर हार्ड कॉपीज रखी हुई हैं। हमें जरूरत है, लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। पायरेसी रोकी जा सकती है, लेकिन अभी इतना विजिलेंट नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है, ये जिम्मेदारी लोगों की है कि वो खुद पायरेसी ना करें और उसको सपोर्ट ना करें, और अगर करते भी हैं तो हार्ड कॉपी भी खरीदें। ये लोगों के ऊपर है, हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इस पे केस कर दूंगा, मैं एंटी पायरेसी सेल को लेके भाग रहा हूं, आप 2 को बंद करोगे, 2 उधर और खोल देंगे, उनको 2 को बंद करवाओ। ठीक है, राज कॉमिक्स ने भी आज से पहले बहुत करवाया था, ठीक है, और दुनिया भर के लोगों का बंद करवा दिया था, आज फिर धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो सपोर्ट है, लोग पायरेटेड कॉमिक पढ़ के फिर कॉपी खरीदते भी हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये जिम्मेदाराना रवैया हमें अपनाने की जरूरत है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज हम सिर्फ रोते रह जाएंगे कि इंडिया में कॉमिक का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हम खुद ही तो उसको डुबाने पे तुले हुए हैं। तो ये हमारे ऊपर है। जिस तरह से कोरोना को खुद लड़ना है, पुलिस वाले आके रोकने नहीं चाहिए, इसी तरह कॉमिक को खरीद के पढ़ना है। जी जी, हमारे शिकायत करने के पीछे कोई मोटिव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम खुद ही कर बैठे हैं बस। गोयल जी, मैं आज
आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि आपने जरूरत से ज्यादा आज समय दे दिया, हम लोगों ने कुछ और समय तय किया था और हम वो समय काफी पार कर चुके हैं, काफी आगे। जी लेकिन बिल्कुल मेरा बिल्कुल। आखिरी सवाल आज के लिए यही है कि हमने जो विदेशी कॉन्सेप्ट्स के कॉमिक्स देखे या विदेशों में जो 50-60 साल से जो कॉमिक्स छप रही हैं, तो ये उनके कल्चर में समा गया है। तो आप चाह कर भी बिल्कुल कल्चर से किसी को अलग नहीं कर सकते। मेरा मानना कुछ है, मैं किसी चीज को अगर पसंद करता हूँ, वो मेरे कल्चर में बसा हुआ है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप निकाल नहीं सकते। तो अगर हम उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और उनके बिजनेस करने के अगर तरीकों के अगर बारे में थोड़ा सा भी अगर विश्लेषण करें और सोचें, और उसके मुकाबले हम इंडिया में कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं इन चीजों को, अगर इस बारे में थोड़ा बताएं तो बहुत अच्छा। देखिए, रिवाइवल ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। पहला रिवाइवल तब हुआ था, ऑब्वियसली मैं मेरे काम करने के मॉडल को मार्वल पे बेस करता हूँ। जिस तरह से मार्वल अपनी पब्लिशिंग करती है, जिन जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, मैं मार्वल के मुकाबले कुछ नहीं हूँ। लेकिन भाई आपको अपना स्टैंडर्ड तो यहाँ रखना होता है ना। अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आपको ये स्टैंडर्ड रखना होता है। ओके, तो सबसे पहला बदलाव आया साइज में। इंडिया में अभी तक, ठीक है, चौड़े साइज की कॉमिक्स निकलती थी। नन्हे सम्राट ले लीजिए, नंदन ले लीजिए, चंदा मामा ले लीजिए, राज कॉमिक्स लीजिए, ये छोटी हैं या बड़ी हैं, लेकिन प्रपोर्शन सबका सेम है, ठीक है। लेकिन बाहर की कॉमिक्स जो है वो लंबी है, तो हमने वो साइज चेंज कर दिया, जिसकी वजह से पूरा एक मॉडल बदल गया और बाहर के उससे कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। दूसरा, नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई मैच्योर तरह की स्टोरीज लेके, नया नया आर्टवर्क लेके। ओके, वो एक नया वो चीजें, मतलब वो एक इन्फ्लक्स आया है नया। दूसरी बात, कुछ टाइम पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑपरेशन डीके के साथ हमने वेरिएंट कवर जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। होलिका ने पहली बार इंडिया में, आज तक वेरिएंट कवर पे कोई काम नहीं करता था, एक ही कवर बनता था, सारी की सारी प्रिंटिंग उस पर ही निकल जाती थी। वेस्ट में वेरिएंट कवर का कल्चर बहुत पुराना है और इनकी जो बेस्ट सेलर्स बुक्स होती है उसके तो 20-20, 25-25 वेरिएंट निकलते हैं, अलग 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 टाइप। और लोग वेरिएंट के लिए लेते हैं बिकॉज वेरिएंट एक तरह का सही मायने में विंटेज आइटम है, बिकॉज वेरिएंट लिमिटेड प्रिंट रन में निकलते हैं। अब जैसे ऑपरेशन डीके की हमने प्रिंट लिया अगर 1000, तो 900 रेगुलर निकल रहे हैं और 1000 हमने वेरिएंट निकाला। ये वेरिएंट थोड़ा महंगा बिकता है, लेकिन इसकी सिर्फ 100 प्रतियां हैं और वो 100 एक बार खत्म हो गई तो इसको कंपनी दोबारा नहीं छापी। तो ये एक विंटेज आइटम हो गया। आप भविष्य में कह सकते हो, आई एम द प्राउड ओनर ऑफ दिस वेरिएंट विच इज नाउ आउट ऑफ स्टॉक। और होलिका विल, इस तरह से एक नया कल्चर आया है यहाँ पे वेरिएंट का। अब वेरिएंट का कल्चर आया तो वेरिएंट ने भी एक अलग लेवल पे जो है काम करना स्टार्ट किया। आज की तारीख में कंपनीज सिर्फ 2 वेरिएंट नहीं, अलग अलग टाइप के वेरिएंट निकाल रही है। जैसे कि स्केच वेरिएंट हो गया, जिसपे कलर नहीं होता है, ठीक है, छपता है लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट स्केच छपता है, स्केच वेरिएंट हो गया। फिर हो गया ब्लैंक वेरिएंट। ब्लैंक वेरिएंट यानी कि कवर आर्ट एकदम प्लेन है, व्हाइट है जी, और रफ पेपर पे छप रहा है। रफ पेपर पे इसके लिए ताकि उस पर कोई भी ड्रॉ कर सके। एग्जैक्टली। मेरे पर्सनलाइज्ड आइटम होता है, बिकॉज एक तो ब्लैंक वेरिएंट तो और भी कम होते हैं। पर्सनलाइज्ड आइटम इसके लिए हो गया बिकॉज आप उस पर खुद भी डूडलिंग कर सकते हो, खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। आप अपने किसी आर्टिस्ट फ्रेंड को कमीशन करवा सकते हो उसको कि भाई वो आपके लिए, आप जो बोलो ड्रॉ करके दे दे, वो ड्रॉ करके देगा, उसको भी 4 पैसे मिलेंगे। आपके पास एक ऐसी चीज होगी जो लिमिटेड एडिशन, सही मायने में लिमिटेड एडिशन कहलाती है, और आप उसको संजो के रखोगे। आपने अपने वेरिएंट पे जिस आर्टिस्ट से जो ड्रॉ करवाया है उसकी दुनिया में एक ही कॉपी है और वो आपके पास है। अब अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से स्लो एंड स्टेडी हमने एक नया आवरण अपनी किताबों को देना स्टार्ट कर दिया। हम ऑलरेडी वेस्ट के मॉडल पे काम कर रहे हैं और जो नई कंपनीज आ रही हैं वो तो ऑलरेडी उस अडेप्टेड मॉडल पे काम कर ही रही है, बिकॉज उन्होंने हमें देखा है कि भाई हमने किस चीज में सक्सेस लिया है, किस चीज में फेलियर लिया। ऐसे ही तो नए लोग सीखते हैं। हमने भी कुछ सीखा था हमारे से पहली कंपनीज में, और आने वाली कंपनीज हमसे सीख के चल रही है। तो कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन होनी चाहिए और वेस्ट का इन्फ्लक्स हो रहा है स्लो एंड स्टडी, और ये स्लो एंड स्टडी हो वो ही अच्छा है। बिकॉज एकदम से आप 4 दिन भूखे हैं और आपको 4 दिन के बाद एकदम से बटर चिकन ठूस दिया जाए, आप हजम नहीं कर पाओगे। तो आराम, क्योंकि भाई हमारे यहाँ आज भी महीने का कॉमिक का बजट निकाल के रखा जाता है, ओवर बजट हो जाता है तो दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गोयल जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम होलिका एंटरटेनमेंट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
आने वाले जो भी ऑमनिबस आप छापने वाले हैं उसके लिए आप मेरा नाम तो जरूर से रख सकते हैं, और नेक्स्ट जो भी मैं प्रति खरीदूंगा आपसे, मुझे आपका हस्ताक्षर उस पर जरूर चाहिए, मुझे आपका ऑटोग्राफ जरूर चाहिए। अगर उस किताब का आर्टिस्ट मैं हुआ तो मैं बड़ी खुशी से उस पर बिल्कुल हस्ताक्षर करूंगा। बिल्कुल। लोग मेरे पीछे रहते हैं कि अरे सर आप साइन कर दीजिए, आप पब्लिशर तो हैं, बट अगर मैंने ड्रॉ नहीं किया है वो बुक, यानी कि अगर वो बुक गौरव की है, तो मैं सिर्फ इसलिए हस्ताक्षर करूं कि मैं पब्लिशर हूं, मैंने पैसा लगाया है, ये मुझे गलत लगता है। अगर मैंने उस बुक पे काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी उस पे हस्ताक्षर करने। क्या बात। इसी के साथ सर, हम आने वाले वक्त में और नई नई कहानियां और नए नए कल्चर और नए नए तरीके के नए नए फ्लेवर्स हम होलिका एंटरटेनमेंट के सौजन्य से पढ़ना पसंद करेंगे। आप हिंदी में नए नए संस्करण ला रहे हैं, और वो सारी चीजें हिंदी ऑडियंस को भी शायद बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पे, मैंने जब रावणायण पढ़ी और अघोरी की फर्स्ट कॉमिक्स जब पढ़ी मैंने, तो मैं अपने आप को फिर रोक नहीं पाया पूरी अघोरी खत्म करने की। तो मैं रुका, तो फिर लास्ट असुरन वॉल्यूम 1 पढ़ने के बाद मैं रुका, क्योंकि उसके बाद या तो मुझे अब नई स्टोरी शुरू करनी है या तो असुरन 2 का वेट करना है। तो इस तरह से मैंने रुका। ऐसी चीजों में हमें कस्टमर रिव्यू मिलते हैं और ऐसी ही चीजों में हमें पता चलता है कि हम कहाँ फेल हुए और कहाँ हमें सक्सेस मिला है। जी, आपका सक्सेस और आगे जाए, और ये जो है बिल्कुल इट शुड रीच आउट टू स्काई हाई, मैं इसी बात की आशा करता हूँ। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कॉमिक्स एंड यू के मंच पर, शायद हम आपको आगे चल के आने वाले 10 साल के बाद आपको शायद हम कहीं और किसी और मुकाम पर देखें। और इसी के साथ सर, हम आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।